Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today's class is going to be an another level class. Today's class is different, huh? It is not a math class. For a change, it is a grammar class. And the topic is very, very, very special topic close to my heart. मुझे बहुत पसंद है टॉपिक है ना। बच्चों को जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता था ना तो मतलब मजा आ जाता था। बैक 5 years बैक और 6 years बैक। तो आज किसी बच्चे ने कहा कि मुझे ये टॉपिक समझना है, तो मैंने कहा चलो कुछ क्यों ना 5 साल पहले वाली जिंदगी जी जाए। वैसे काफी इजी टॉपिक है, प्रोवाइडेड दैट यू अंडरस्टैंड इट बाय लॉजिक एंड नॉट बाय मैजिक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द टॉपिक नेम इज रिलेटिव प्रोनाउन। द टॉपिक नेम इज रिलेटिव प्रोनाउन। देखो हिंदी भी उसका हल्का सा उसका हिंदी वर्ड भी देखते जाना, क्या है, संबंध सूचक सर्वनाम। अच्छा, बिफोर कमिंग टू द टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनाउन। एक्चुअली चैप्टर तो पूरा, ये टॉपिक तो पूरा प्रोनाउन है। प्रोनाउन का एक टाइप है, ये प्रोनाउन का एक टाइप है। बट क्योंकि हम डायरेक्ट इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी प्रोनाउंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो कम से कम ये तो सीख लें कि व्हाट इज अ प्रोनाउन, है ना। सो यू मस्ट नो व्हाट इज अ प्रोनाउन। इज ए pronoun is a word which can be used, which can be used, which can be used in the place of noun. Yes, ठीक है। But what is the need? Why we use a word in place of noun? It makes us easier, and also it it reduces the repetition of a noun in a sentence or in a conversation. We are talking, like I am saying, Ram is my friend. Consider a conversation. I am talking to my friend. Suppose करो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, Ram is my friend. Ram is my friend. Okay, ठीक है। Then again I am saying that Ram is a doctor, and I am giving more information about Ram. Ram is a nice person. Is a nice person. Okay. Then again I am giving some extra information about Ram. Ram lives in Australia. Ram lives in Australia. Consider a conversation in which I am talking about Ram in this manner. Ram is my friend. Ram is a doctor. Ram is a nice person. Ram lives in Australia. कैसा लगेगा? लगेगा बड़ा राम का फैन है, राम 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 किए जा रहा है, बड़ा राम का फैन है। सो कन्वर्जेशन शुड नॉट गो लाइक दिस, कन्वर्जेशन शुड गो लाइक दिस। अब देखना, कन्वर्जेशन थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा। राम इज माय फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ नाइस पर्सन, एंड ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये थोड़ा अच्छा कन्वर्जेशन दिखाई दे रहा है कि राम इज माय फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। मतलब एक नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए, उसके दोहराव को रोकने के लिए कन्वर्जेशन में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मैं लिख सकता हूं यहां पे, मैं ऐड कर सकता हूं रिड्यूस इट्स टू रिड्यूस इट्स रेपिटेशन, टू रिड्यूस इट्स, मतलब व्हाट इज द पर्पस। देखो कोई शब्द क्या कार्य करता है ना। ग्रामर के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, वो क्या कार्य करता है वो सीखना चाहिए, क्यों करता है वो भी सीखना चाहिए। व्हाट इज द नीड, जरूरत क्या है इसको, इसकी जरूरत ही क्या पड़ी है ना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम रेपिटेशन को रिड्यूस कर सकें। समझ आया? ठीक है। सो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, वन मोर थिंग, इट इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, बट इट इज नॉट ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन। देखो इन द प्लेस ऑफ नाउन एंड फॉर ए नाउन में डिफरेंस है। देखो कैसे, राम, जैसे इसी में देख लो, इसी सेंटेंस में, इसी कॉन्वर्जेशन में एक सेंटेंस दिखा मुझे, राम इज अ नाइस पर्सन। सो हेयर नाइस इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर पर्सन। तो ये तो नाउन के लिए आया है, वो नाउन की जगह आया है। नाउन के लिए जो आता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। उसको क्वालिफाई करने के लिए आया, उसको मॉडिफाई करने के लिए आया, या आई कैन से उसकी विशेषता बताने के लिए, जैसे भी अपन डेफिनेशन सीखते हैं। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नाउन, and pronoun is a word which is used in the place of noun. So what is the difference? When pronoun comes, noun goes, but when adjective comes, noun does not go. Noun वही रहता है ना, क्योंकि ये इसकी जगह नहीं आ रहा है, वो उसके साथ में आ रहा है। तो नाइस आया तो पर्सन अभी भी वही है। समझ गए? सो दिस इज द डिफरेंस। अब एक टॉपिक और होता है पर्सनल प्रोनाउन का। वहां पे है ना 4 फॉर्म्स होती है प्रोनाउन की, आई मी माई माइन। आपने सुना होगा ना, 28 प्रोनाउंस होते हैं ना। वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे को ये जानने के लिए कि कब तो माई भरूं और कब माइन भरूं।
है ना, कब माई भरूं और कब माइन भरूं। तो अब जब प्रोनाउन चल ही रहा है तो उसका भी थोड़ा सा कैमियो ले लेते हैं कि कब माई भरना चाहिए कब माइन। तो उसकी चारों फॉर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो जो माई होता है और जो माइन होता है, आई मी तो सबको पता होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बट माई एंड माउन का मतलब, माई एंड माइन या इससे रिलेटेड सीरीज में जो बाकी चलते हैं, जैसे यू योर योर्स, ही हिम हिज शी हिज हर सन, लाइक दिस। तो इसका मतलब अगर पता हो, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब पोजीशन स्थापित करना, अधिकार स्थापित करना। जैसे ये मेरा पेन है, तो माई इज ए वर्ड विच इज शोइंग माई पोजीशन ऑन दिस पेन। तो माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। अब वो माइन जो होगा वो क्या होगा? वो भी पोजीशन स्थापित कर रहा है, बट दैट इज ए प्रोनाउन, दैट इज नॉट एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन, इट इज ए प्रोनाउन। तो अब अगर माइन आ गया तो फिर नाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नाउन की जगह आता है। तो कंसीडर द टू सेंटेंसेस, दिस इज माई पेन, this is my pen, this pen is mine, this pen is mine. What is the difference? देखो, my के आगे नाउन आ रहा है, माइन के आगे कोई नाउन नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आता है तो नाउन भी आता है साथ में, जैसे नाइस के साथ पर्सन भी आया था। और प्रोनाउन आता है, जैसे ही आया था और राम को जाना पड़ा, तो माइन आया तो उसके आगे कोई नाउन नहीं है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड ए प्रोनाउन। और सिमिलरली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो कभी भी आपको इस टाइप का सेंटेंस है जिसमें माई एंड माइन में से आपको फिलअप करना है, तो आप चेक करो बाद में नाउन है या नहीं है। अगर बाद में नाउन है तो यू आर सपोज टू यूज ए एडजेक्टिव, और बाद में अगर नाउन नहीं है तो यू आर सपोज टू यूज प्रोनाउन। ओके, चलो अब अपन मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट वाज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन ओनली। अब रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। सो लेट मी स्टार्ट विद द सेंटेंस। ठीक है। आपको इतना तो सबको पता होगा, ये छोटी छोटी बात से स्टार्ट कर देने में क्या होता है कि है ना, थोड़ा सही रहता है टॉपिक, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको इतना तो पता ही होगा कि तीन तरह के, तीन टाइप के, मैं ऐसे नहीं कहूंगा तीन ही होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन तो आठ होते हैं, लेकिन तीन तरह के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जरूर आपने सुना होगा। हु, विच, दैट। ये तीन तरह के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, विच, दैट। एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच ऑब्वियस कि हु इज यूज फॉर पर्सन, दैट मीन्स एनी लिविंग पर्सन, एंड विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुओं के लिए। एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि ये दोनों के लिए यूज होता है, तो उसको यूज कैसे करें। जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो, जहां आप ये क्लियर कट स्टेब्लिश ना कर पा रहे हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, वहीं पर दैट आता है। जहां पे क्लियर कट स्टेब्लिश हो गया कि हाँ ये तो लिविंग है, तब आप दैट ना यूज करके हु यूज करोगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हु एंड विच। जहां पे क्लियर कट ये कनेक्शन स्थापित ही नहीं हो पाए कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, तब हमको क्या यूज करना चाहिए? दैट। अच्छा, दूसरी चीज, रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी में अपन कहते हैं इसको संबंध सूचक सर्वनाम। इसकी जब अपन हिंदी करेंगे, मतलब इस सेंटेंस को जब हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, तो हु की जगह, विच की जगह, दैट की जगह जो वर्ड आएगा हिंदी ट्रांसलेट होके, इट वुड बी लाइक दिस। क्या? मुझसे अंदर आ जाओ। सो व्हाट वर वी टॉकिंग कि हु और विच, तो किस, हाँ, इसकी जब हिंदी ट्रांसलेशन होती है तो जो भी शब्द निकल के आते हैं इसकी जगह, वो कुछ ऐसे होते हैं। देखो, जो, जिसने, जिसको, जिससे। समझ आया? यानी ऐसे वर्ड निकल के आते हैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन में जो ज से स्टार्ट होता है। अभी एग्जाम्पल लेंगे, है ना। जब रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर भी प्लेस्ड है उसकी जगह जो हिंदी ट्रांसलेशन निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है, जो, जिसने, जिसको, जिससे, इस टाइप के वर्ड्स निकल के आएंगे, है ना। तीनों की जगह, हु की जगह भी, विच की जगह भी, और इनका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा निकल के आएगा। वैसे हु का मतलब होता है कौन, है ना। तो हु इज ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है हु, विच भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, दैट नहीं है, दैट फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीस, दोस, है ना। तो ये वो तीन प्रोनाउन वहां पे कुछ और रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का रोल अदा कर रहे हैं। तो जब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का रोल अदा करते हैं, तब तब इनका हिंदी ट्रांसलेशन ज से स्टार्ट होता है, तब तब ओनली व्हेन दे आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये भी एक हिंट होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं। उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखो सेंटेंस, उसका जैसे हु का अर्थ कौन निकल के आया तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हु का अर्थ जो निकल के आया या जिसने निकल के आया तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, या उसी तरीके से विच, या उसी तरीके से दैट। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो अब अपन एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोनाउन
जस्ट इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उनको रिलेट करते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधी। तो ये प्रोनाउन जो है संबंध स्थापित कर रहे हैं, है ना? किसका संबंध, किससे संबंध स्थापित कर रहे हैं? इन प्रोनाउन से जस्ट पहले कोई ना कोई नाउन दिखाई देगा या कोई ना कोई प्रोनाउन दिखाई देगा, उससे ये संबंध स्थापित करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव प्रोनाउन। एंड जिस नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं इनसे पहले आने वाले, उनको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट हैज द वर्ड एंटीसीडेंट। वैसे एंटीसीडेंट का वैसे मतलब होता है पूर्वज। वैसे मतलब क्या होता है? हमारे जो एंटीसीडेंट्स हैं, हमारे पूर्वज, लाइक, है ना? लेकिन यहाँ पे उसका मतलब पूर्वज नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है पूर्व पद। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? पूर्व पद। इस कंटेक्स्ट में हम इसको क्या पढ़ेंगे? पूर्व पद। इससे पहले वाला पद या फिर फ्रेज या फिर कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिससे ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। अभी सारी बात को सेंटेंस में अप्लाई करते हैं ना, बिकॉज ग्रामर कैन नेवर बी टॉट विदाउट अ सेंटेंस, है ना? मैं आपको कहता हूँ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, क्या फायदा है इसको सुनने पढ़ने देखने का? क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ? नाउन इज अ प्लेस ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, हम थोड़ा कम धीरे स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि क्लास ही आपकी वजह से हुई है। ओके, सो टेक ए लुक ऑन दीज टू सेंटेंसेस बेटा। द बॉय, द बॉय हु इधर कंजस्टेड है, तो वन ऑफ यू कैन सिट ओवर देयर आल्सो, है ना? आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नोट नहीं करना, आपको कुछ समझना है ना? ओके। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज राम। ध्यान से सुनना सेंटेंस। वो लड़का जिसने, हु का हिंदी ट्रांसलेशन क्या आया है इसमें? जिसने। वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है वो लड़का राम है। वो लड़का राम है, ठीक है? द बुक, वो किताब, वो किताब विच यू गेव मी यस्टरडे, जो आपने मुझे कल दी, इज रियली गुड, वो किताब वाकई में अच्छी है। तो इस हु का और इस विच का जो हिंदी ट्रांसलेशन आया वो ज से निकल के आया। वो लड़का जो की रेड शर्ट पहने हुए है, वो किताब जो आपने मुझे दी, ज से निकल के आया इसका हिंदी। तो यहाँ पे दीज टू वर्ड्स आर एक्टिंग, इनका रोल क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन का। यहाँ पे इसका रोल क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का। अब हु क्यों भरा और विच क्यों भरा? इनका एंटीसीडेंट चेक करो। अभी अभी बताया ना मैंने, एंटीसीडेंट पूर्व पद। बॉय लिविंग, विच नॉन लिविंग, ठीक है? अच्छा, ये जो यहां से लेके यहां तक आप ये जो फ्रेज है हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये फ्रेज देख रहे हो आप? और यहां से लेके यहां तक ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज को लेटस से मैं हटा दूं, हटा दिया। अब पढ़ो सेंटेंस। द बॉय इज राम, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। द बॉय इज राम कंप्लीट सेंटेंस है ना, ये लड़का राम है। द बुक इज रियली गुड, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की ये भी खास बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो फ्रेज है वो हटा देते हैं तो बचा हुआ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। बचा हुआ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्लेस हुआ है, आपको नहीं देनी हटा दो। जरूर थोड़ा होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही सही हम सेंटेंस में। ठीक है, समझ आया? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, ये वाली जो, इसको पता है क्या बोलते हैं? अभी नेक्स्ट आने वाला है, इसको बोलते हैं, इस पूरी सेंटेंस को, मतलब ये भी एक सेंटेंस है एक तरीके से, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है। और पता है ग्रामर में सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ना, क्लॉज। क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड उपवाक्य। वाक्य के अंदर वाक्य। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, हु और विच से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस क्लॉज को नाम दे दिया गया रिलेटिव क्लॉज। क्या नाम दे दिया गया बेटा इसको? रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, इस क्लॉज को हटा दें तो बचा हुआ सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो इनकरेक्ट हो रहा है तो वो रिलेटिव क्लॉज नहीं है, फिर वो और कुछ चीज है। समझ में आई बात? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छा जी, तो यहाँ पे मेन मोटो ये था कि ये हु भरना है या विच भरना है। आपके तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे 10th लेवल पे कि आपको भरना क्या है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। ऑल्दो मैं आपको सारी नॉलेज दे रहा हूँ, आपको आना सब कुछ चाहिए, बट आपके क्वेश्चंस बड़े आसान आएंगे, है ना? आपको हु भरना है या विच भरना है, अभी आगे और भी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हु कब भरना है? जब एंटीसीडेंट लिविंग हो, यूज फॉर पर्सन। विच कब भरना है? जब एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो। अच्छा, दैट कब भरना है? दोनों के लिए भर सकते हैं, पर्सन के लिए भी, थिंग्स के लिए, लेकिन भरना कब है? जब ये स्टैब्लिश ना हो पाए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब होता है कि सर स्टैब्लिश नहीं हो पाए? देखो, 1 सेकेंड। चलो देखो कब स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। चलो, तो कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस हैं उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? इन 4 सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन भरते हैं ना। चलो,
सेंटेंस इज द गर्ल डैश इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट, मतलब वो लड़की जो, अब हिंदी ट्रांसलेशन करोगे ऑटोमेटिक ज निकल के आएगा, तो वहां से हिंट है कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। वो लड़की जो कि कॉर्नर में खड़ी हो मेरी स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो इस गर्ल को रिलेट करेगा, वो इस गर्ल को रिलेट, गर्ल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो गर्ल के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो टेल मी गर्ल इज लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग ऑब्वियसली। सो व्हाट आई विल राइट, हु इज स्टैंडिंग, वेरी इजी। ओके, द बुक डैश यू गेव मी, ये तो पहले भी हो चुका है अभी जस्ट, तो इसमें क्या भर दिया था हमने, विच। अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग डैश रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स, ठीक है ना, पास्ट मिस्टेक्स। हाँ, तो वो हर उस शख्स से, चलो सुनो, वो लड़की हर उस शख्स से और हर उस वस्तु से नफरत करती है जो, अब ज आ गया, दैट मीन रिलेटिव प्रोनाउन तो आना है, जो उसे उसकी पुरानी गलतियों की याद दिलाता है। तो अब हर उस शख्स से भी नफरत करती है और हर उस वस्तु से भी नफरत करती है। हम कई बार ऐसी चीज बोलते हैं एवरीबडी एंड एवरीथिंग, तो इसका मतलब है वॉट एवर, कुछ भी हो तो कुछ भी हो तो कुछ भी हो, तो स्टैब्लिश नहीं हो पाया ना कि लिविंग या नॉन लिविंग। तो ऐसे केस में ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि पिछला वाला शब्द, पूरा का पूरा फ्रेज भी एंटीसीडेंट का काम कर सकता है। पूरा का पूरा फ्रेज क्या है, एंटीसीडेंट है, जो कि स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। सो क्या भर देंगे हम, दैट। तो केवल दैट को उस इस वाले केस के लिए छोड़ के रखेंगे कि जब स्टैब्लिश ही ना हो पाए, वैसे हमेशा हु और विच को ही प्रायोरिटी देंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज देयर डैश इज हिडन फ्रॉम गॉड, ऐसा क्या है जो भगवान से छुपा हुआ है। तो ऐसा जो भी है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग, यानी कि ना तो कोई लिविंग पर्सन है जो भगवान से छुपा हुआ है और ना ही कोई नॉन लिविंग थिंग है जो भगवान से छुपी हुई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तो स्टेब्लिश नहीं हो पाया ना कि किसकी बात हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन मुझे भरना है उसका एंटीसीडेंट पता है कौन है, इस व्हाट का आंसर, इस व्हाट का जो आंसर होगा। जैसे मैंने कहा कि यार हाँ उस गांव में एक आदमी है जो भगवान से छुपा हुआ है, एक आदमी है राम नाम का, वो भगवान से छुपा हुआ है, तो मैं कैसे लिखूंगा कि देयर इज ए पर्सन नेम्ड राम हु इज हिडन फ्रॉम गॉड। तो वो हु राम के लिए आया, ठीक है, हु किसके लिए आया, राम के लिए आया, और राम किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है, राम किसका आंसर है, व्हाट का आंसर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड भरना है रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट व्हाट है, उसका एंटीसीडेंट व्हाट है, मतलब व्हाट का जो भी आंसर आएगा वो है। अब वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो हम क्या भर देंगे, दैट इज हिडन फ्रॉम गॉड। तो हु विच दैट में से भरना आ गया क्या, ये बताओ। तो आगे चलें, क्योंकि टोटल 8 हैं, ये तो 3 ही अभी डिस्कस हुए हैं, है ना। हु विच दैट में से भरना आ गया आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एरर निकालनी है, एरर समझते हो, एरर, एरर, ठीक है ना। आप आगे चलोगे ना अभी 11 12 के बाद, तो पूरी आप ये एरर वर्ड से आपको नफरत हो जाएगी, है ना। इतने सारे एरर क्वेश्चंस आते हैं, चेक आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं ना, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाया भी है, तो ये वर्ड तो हमारे लिए एक कॉमन वर्ड हो गया, मतलब एरर तो हमारा रोजी रोटी है। एरर तो हमारी रोजी रोटी होती थी किस टाइम पे, मतलब बच्चे को एरर नहीं निकलती तभी तो हमसे हमारे पास पढ़ने आता था। लाइक दिस, है ना। ओके, सो फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। कॉमन एरर बोलते हैं इसको ना, कॉमन एरर। द बॉय हु डज बेस्ट ही विल गेट अ प्राइज, वो लड़का जो सबसे अच्छा करेगा उसे प्राइज मिलेगा, राइट, उसे प्राइज मिलेगा। अच्छा, जब मैं एरर की बात कर रहा हूं तो मैं किसी और टाइप की एरर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरर रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि टॉपिक पे स्टिक रहना है आपको ना। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई गलती है क्या इसमें, वो बता सकते हो। अच्छा, एरर जब भी पूछे आपसे तो एक ऑप्शन ये भी होता है नो एरर, मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें कोई एरर नहीं है ना, आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वहां पे होता है, चौथा ऑप्शन होता है, एबीसीडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो डी ऑप्शन हमेशा ही होता है नो एरर, तो वो ऑप्शन अभी भी जिंदा है, आपके लिए भी जिंदा है ना। ओके, फाइंड द एरर। हम्म, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन सही है, यस, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट फिर भी ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट है। वाइब्स आ रहा है, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है दैट वे, पढ़ने में पता चल जाता है, मजा नहीं आया सर, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती है। 10 भी आ रहा है, विल भी आ रहा है, सो वॉट, आगे बोलो, आप सही जगह जा रहे हो। सोचो सोचो सोचो। नहीं, हु विल डू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस, है ना, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेंस, टेंस की क्लास ले लेंगे।
डज की जगह इज आएगा। नहीं, वर्ब नहीं बदलनी, वर्ब बदलनी ही नहीं है, वर्ब का टेंस देखना ही नहीं है ना। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि वर्ब आएगी या नहीं आएगी, वर्ब हटा जरूर सकते हो, लेकिन वर्ब की टेंस नहीं बदलना, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेंस। अच्छा चलो सुनो, मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे हु भरा, मैंने यहाँ पे क्या भरा, विच भरा, मैंने यहाँ पे क्या भरा, दैट भरा, मैंने यहाँ पे भी क्या भरा, दैट भरा। तो ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन थे। कैन यू आइडेंटिफाई द रिलेटिव क्लॉज चारों सेंटेंस में, यहां से लेकर यहां तक रिलेटिव क्लॉज आइडेंटिफाई हुआ? क्या होता है रिलेटिव क्लॉज? सेंटेंस के अंदर सेंटेंस एक ऐसा क्लॉज जो कि है ना जिसको हटा भी दे तो सेंटेंस बचा हुआ इनकरेक्ट नहीं होगा, सही होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो। अभी देखो ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, ये दैट से भी तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ओके। टेल मी, डब्ल्यू एच से, चलो आपकी भाषा कह रहे हैं, डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, खत्म यहाँ पे करेंगे है ना, इसको यहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ। तो ये जो ब्लू मार्क मैंने किया है, अब इसमें वो रिलेटिव क्लॉज छांटना भी थोड़ा मुश्किल है। इसमें रिलेटिव क्लॉज तब छांट पाएगा जब इसका आंसर दोगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका जब आंसर देंगे तब उसमें रिलेटिव क्लॉज। तो एक बार इसको आप इग्नोर करो, इन तीन में आपने रिलेटिव क्लॉज छांट लिया बेटा, छांट लिया। और इसमें भी अगर छांटो तो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है ना। व्हाट इज देयर तो सेंटेंस है, क्या है वो, है ना। फिर उसके बारे में बता रहे हो किस चीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस चीज का है जो भगवान छुपा हुआ है। चलो ठीक है, आप इन तीनों में फोकस करो बेटा, कि यहां से लेके यहां तक रिलेटिव क्लोज था, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो बचा हुआ सेंटेंस करेक्ट है ना। द गर्ल इज माई स्टूडेंट, वो लड़की मेरी स्टूडेंट है, कह सकता हूं, ठीक है। इसको हटा दूं, द बुक इज रियली गुड, वो किताब वाकई में अच्छी है, कह सकता हूं। दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स, इसको हटा दूं तो शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, ये पे सेंटेंस स्टॉप हो सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है ये, है ना, ठीक है। और व्हाट इज देयर भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब आप इसमें छांटना जरा नीचे वाले सेंटेंस में हु से। अच्छा आप ये बताओ, आपने रिलेटिव क्लोज जब पिक किया तो स्टार्ट तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन से किया, लेकिन हमने ये बात नहीं करी सर खत्म कहां करना है। तो खत्म कहां हो रहा है, चेक करो, इज, इज, ठीक है। और यहां पे देयर, व्हाट इज देयर, ठीक है ना। तो जनरली, जनरली सुनो मेरी बात, रिलेटिव क्लॉज की प्लेसमेंट कहां होती है जनरली बताते हैं। चलो एक बार इसके लिए मुझे ये स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट पे ध्यान दो, कहां पे रिलेटिव क्लॉज की प्लेसमेंट होती है एक सेंटेंस में। देखो, एक सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के रूप में तोड़ते हैं हमेशा, याद है आपको। एंड प्रेडिकेट को फर्दर तोड़ते हैं तो वो टूट के हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। हालांकि सारे के सारे सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं होते हैं। कुछ सेंटेंस इस फॉर्मेट से अलग फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब फॉर्मेट भी होता है, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, अगर नीतीश आप थे तो, है ना। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस मानो, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये लो, मैं केवल डायरेक्ट वही लिख देता हूँ, क्योंकि अभी जो चीज सिखानी है उसमें इन तीन पार्ट्स को पकड़ेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस, क्या कहा मैंने, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनना जो मैं ध्यान से कहने वाला हूं, जब आप रिलेटिव क्लोज एंटर करवाते हो किसी सेंटेंस में, प्लेस करवाते हो, जब एंट्री होती है रिलेटिव क्लोज की किसी सेंटेंस में, तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कोई ना कोई एंटीसीडेंट होता है, तो वो एंटीसीडेंट या तो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट सेंटेंस का, या फिर अगर वो सब्जेक्ट होता है तो क्लोज की एंट्री सब्जेक्ट के जस्ट बाद होती है, मतलब प्लेसमेंट। और अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद होती है, मतलब जो भी उसका एंटीसीडेंट है उसके बाद उसकी प्लेसमेंट होगी, समझ गए। सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ होगा, उसके आगे रिलेटिव क्लोज प्लेस हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद हो सकता है। अब हमने जो सेंटेंस किए ना, उनमें से दो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद प्लेसमेंट हो रहा है, और दो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। चेक करो, चेक करो, हमने ये सेंटेंस किए थे दो, इसमें देखो, द गर्ल इज माई स्टूडेंट, इसमें द गर्ल सब्जेक्ट है, और ये प्लेसमेंट कहां हुआ, द गर्ल के बाद हुआ। द बुक, इसमें ये सब्जेक्ट है, कहां पे प्लेसमेंट हुआ, इसके बाद। देखो इसमें सब्जेक्ट तो है शी, हेट है वर्ब, और एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है। तो अब की बार एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट है, तो प्लेसमेंट कहां पे हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। समझ में आई बात कि प्लेसमेंट कहां होता है, बताओ मुझे कहां पे प्लेसमेंट होता है रिलेटिव क्लॉज का, बोलो। या तो मेन सब्जेक्ट के बाद या मेन ऑब्जेक्ट के बाद। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है उस पर डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं रिलेटिव क्लोज की प्लेसमेंट यहां पे कर दूं, इस जगह पे कर दूं, सब्जेक्ट के बाद में कर दूं, यहां पे कर दी मैंने, तो वो खत्म कहां पे होगा, सेंटेंस की मेन वर्ब से पहले पहले वो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर मैंने यहां पे कर दी,
तब तो जहां पे सेंटेंस खत्म होगा वहां पे रिलेटिव क्लॉज खत्म होगा, मतलब सेंटेंस के साथ ही वो खत्म होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा ही हो रहा है क्या वहां पे? चेक करो, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, चेक करो चेक करो, हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करो। देखो यहाँ पे सेंटेंस की मेन वर्ब है इज, उससे पहले पहले खत्म हो गया ये। यहाँ पे सेंटेंस की मेन वर्ब है इज, उससे पहले पहले खत्म हो गया ये। दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट था मेरा एंटीसीडेंट, यहाँ पे जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बना मेरा एंटीसीडेंट, तो खत्म कहां पे हुआ? जहां पे सेंटेंस खत्म हुआ। और यहां पर भी खत्म कहां पे हुआ? जहां पे सेंटेंस खत्म हुआ। अब ये सारी जो हमने चीजें सीखी, इसको इसमें जरा अप्लाई तो करो, आपको एरर यूं ही पता चल जाएगी। ठीक है, आपका रिलेटिव क्लॉज क्या है? यहां से लेकर आपने कहा था कि सर सेंटेंस के मेन वर्ब से पहले खत्म कर दो, तो यहां तक, यहां से खत्म मतलब वर्ब से पहले खत्म कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस की मेन वर्ब, मतलब रिलेटिव क्लोज की वर्ब नहीं। देखो रिलेटिव क्लोज भी एक सेंटेंस है, तो उसके अंदर भी वर्ब होगी, है ना। उसको हटा के जो सेंटेंस बचा उसकी मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तब ही सेंटेंस सही बनेगा, द बॉय विल गेट ए प्राइज। लेकिन फिर ये रिलेटिव क्लोज गलत बन रहा है। हु डज बेस्ट ही, ऐसा कोई सेंटेंस होता है? हु डज बेस्ट ही। अच्छा जी, आप कहोगे सर बेस्ट तक छोड़ दो, ठीक है बेस्ट तक छोड़ दिया मैंने, तो फिर ये खत्म होना चाहिए था वर्ब, मेन वर्ब से पहले। ये तो एक प्रोनाउन से पहले खत्म हो रहा है। तो किसी प्रोनाउन से पहले खत्म हुआ क्या आज तक? देखो यहाँ पे कॉर्नर पे खत्म हुआ, यहाँ पे यस्टरडे पे खत्म हुआ, तो मेन वर्ब से पहले खत्म होना चाहिए ना। तो यहां से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती है। अब गलती बताए क्या है? अब एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा जिंदगी में एक सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में या किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस में, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी वर्ब होती है। The number of subjects should be equal to, mathematically speaking, the number of subjects should be equal to the number of verbs that are involved in the sentence. अब देखना पहले वाले सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स थे, कितनी वर्ब्स थी। देखो यहां पे ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये थी, इसकी वर्ब ये थी, क्योंकि इसको अगर मैं हटा दूं तो लेट्स से सेंटेंस क्या बनेगा? द गर्ल इज माई स्टूडेंट। तो ये गर्ल सब्जेक्ट है और इज उसकी वर्ब है कि नहीं है? बताओ, है ना। अगर मैं गर्ल की जगह गर्ल्स कर दूं तो आपको इसको आर करना पड़ेगा। ये प्रूफ है कि ये इसकी सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है ना, क्योंकि उसके हिसाब से बदल रही है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड में आओ, यहां पे मैंने विच भरा था, तो इसको हटाया मैंने, इसको हटाया मैंने, तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है ना। अब इसमें एक बार इसको हटाओ जरा, तो वर्ब तो एक है, सब्जेक्ट दो दो हैं, द बॉय और ही। उस रिलेटिव क्लोज को हटाइए जरा। आप पता है क्या पढ़ रहे हो? द बॉय ही विल गेट ए प्राइज। जब आपने द बॉय लिखा तो ही क्यों लिखा? pronoun is a word which is used in the place of noun, और जब आप ही लिख रहे हो तो बॉय क्यों लिख रहे हो? या तो ही विल गेट ए प्राइज, दैट मीन्स इज ही को हटाते ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ो, द बॉय हु डज बेस्ट विल गेट ए प्राइज। अब अब आप देखो रिलेटिव क्लॉज मेन वर्ब से पहले खत्म भी हो गया, विल गेट ए प्राइज से पहले खत्म भी हो गया, जैसे यहां पे हो रहा था, इससे पहले वर्ब से पहले खत्म हो रहा था, वर्ब से पहले खत्म भी हो गया। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? वन। और नंबर ऑफ वर्ब्स कितनी है? वन। क्लोज को हटाने के बाद, क्लोज को हटाने के बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। समझे क्या बेटा जी? समझे? एरर समझ में आया? ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, द बॉय, द बुक, राम, एनीथिंग, आपने रिलेटिव क्लोज स्टार्ट किया, रिलेटिव क्लोज खत्म हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद डायरेक्टली वर्ब बोलनी है, कोई ही शी इट नहीं लगाना, कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं लगाना। जैसे ये खत्म हुई तो मैंने इज लगाया, जैसे ये खत्म हुई तो मैंने इज लगाया, जैसे ये खत्म हुई तो मुझे विल गेट लगाना चाहिए था, मैंने जबरदस्ती ही लगा दिया, इसीलिए वो सेंटेंस गलत हो गया। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा हो गए सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ब्स के मुकाबले। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में ऐसी गलती होती नहीं हमसे, क्योंकि ये तो लास्ट में लगेंगे वैसे भी। ये गलतियां हमेशा तभी होंगी जब ये रिलेटिव क्लॉज बीच में लगेगा, यानी कि जब सब्जेक्ट एंटीसीडेंट बनेगा। इन दो सेंटेंस में ऐसी गलती होने का स्कोप कम है, इन तीन सेंटेंस के बजाय। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके फाइन। हाँ, यस करेक्ट। नहीं ही को हटा दो, नहीं ही को हटा दो बस, वही सेंटेंस करेक्ट है, ही को हटा दो बस। नहीं देखो, एरर ऐसी होती है कई बार उसके अंदर वर्ड हटा देना भी एरर करेक्शन होती है, वर्ड को हटा देना। देखो सेंटेंस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे आता है, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया ऐसे, और इसको तोड़ दिया, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट होता है, नो एरर। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो कौन से पार्ट में एरर है, ही को हटाना है ना मुझे, तो सी पार्ट में एरर है, तो सी ऑप्शन को आपको गोला लगा के आना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। और इन केस अगर चारों पार्ट सही है तो फिर ई पार्ट नो एरर आपका आंसर होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
कुछ पार्ट्स में उसको तोड़ देता है। ठीक है, समझे बेटा, समझे? ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी तो स्टार्ट हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना? अभी फीलिंग लेना स्टार्ट करो, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के राज खोल दिया आपके सामने मैंने। अभी तक आप यही मानते थे कि यही दुनिया है रिलेटिव प्रोनाउन की, बट अब से आप ये 8 रिलेटिव प्रोनाउन की इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। हु, हुम, हुज, विच, ऑफ विच, दैट, क्रॉस। मतलब हु की सीरीज के 3 प्रोनाउन है, विच की सीरीज के भी 3 प्रोनाउन है, दैट की सीरीज में पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आता, केवल सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म की बात करें तो टोटल 8 है। और वैसे मेन प्रोनाउंस की बात करें तो हु, विच, दैट, मेन प्रोनाउंस ये 3 है। तो अभी तक आप ये सिलेक्शन कर पा रहे थे कि हु कब आएगा, विच कब आएगा, दैट कब आएगा। अब आपने सिलेक्शन कर लिया कि हु आएगा सर, तो हु में से भी ये वाला हु आएगा कि होम आएगा या हुज आएगा, ये सिलेक्शन करना सिखाऊंगा अभी। विच अगर सेलेक्ट हुआ है तो विच आएगा, या ये वाला विच आएगा, या ऑफ विच आएगा। अब आप कहोगे सर दोनों विच सेम ही तो है। आप कोई सा भी विच सेलेक्ट करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कौन सा विच सेलेक्ट करोगे। आपको पता होना चाहिए आप सब्जेक्टिव वाला कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिव वाला कर रहे हो। अगर नहीं पता है तो भी गलती कैसे होती है वो भी बताएंगे। और दैट में भी आपको पता होना चाहिए कि आप सब्जेक्टिव वाला दैट सेलेक्ट कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि इसकी पॉजेसिव फॉर्म तो होती ही नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बातें? चलो लेट्स स्टार्ट विद अ सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस भरो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन बनना है, दैट्स इट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। सेंटेंस पढ़ के देखो, है ना? हम्म हाँ बोलो, स्टार्ट करो। ओके, द बॉय डैश इज स्टैंडिंग देयर इज जॉन। बोलो, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अच्छा, एक बार आपके आंसर्स में फीड करते जा रहा हूं यहाँ पे। हु इज स्टैंडिंग देयर इज जॉन। देन व्हाट? द बुक डैश इज ऑन द टेबल इज माइन। बोलो, विच इज ऑन द टेबल इज माइन। चलो थर्ड सेंटेंस, द बॉय डैश यू मेट यस्टरडे। हु यू मेट या whom you met? ओके, whom you met. द बुक डैश यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। बुक के हिसाब से तो विच ही चलेगा, है ना? दैट चलेगा, बुक के हिसाब से विच क्यों चलेगा? बुक के हिसाब से तो विच ही चलेगा ना। दैट तो हम जब स्टेब्लिश ही नहीं हो पाए कि लिविंग नॉन लिविंग, तब बिल्कुल रेयर केस में लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार दैट को तो साइड में करो। जो मेन चीज आपको इस स्लाइड में आपको जो मेन चीज समझानी है वो ये है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में से सिलेक्शन कैसे होता है। एक बार पॉजिटिव फॉर्म को भी साइड में रखो। दैट मींस हमारा कंसर्न है ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे भरना है। हु, हुम, विच, विच। हु, हुम, विच, विच। ठीक है, एक बार आप हु, हुम, विच पढ़ गए, समझ गए, तो फिर दैट दैट भी समझ जाओगे, है ना? दैट का सेंटेंस नहीं लिखा, लेकिन लॉजिक इसमें भी दैट दैट में भी वही है जो इन दोनों में। और पॉजिटिव को एक बार साइड में रखो, पॉजिटिव को लास्ट में लेंगे। ठीक है, दैट मींस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में से सिलेक्शन कैसे हो, ये सीखना है अपने को। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में से सिलेक्शन कैसे हो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहले मैं रूल्स खोल देता हूं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। पढ़ो। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में वर्ब आ जाए तो वह रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हेंस हम सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे। यदि रिलेटिव प्रोनाउन तथा वर्ब के बीच में कोई और दूसरा शब्द बैठा है तो फिर वो शब्द सब्जेक्ट है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने में, बुकिश लैंग्वेज है। चलो अब थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, सुनो ध्यान से। बुकिश लैंग्वेज नहीं है एक्चुअली, ये तो रफ लैंग्वेज है, ऐसी बनाई हुई है कि समझाते हैं ना जैसे किसी बच्चे को, वैसे ही समझाइए। बुकिश लैंग्वेज तो उससे भी खतरनाक होती है। बुकिश लैंग्वेज तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। वही तो बात है, बुक से हर कोई पढ़ लेता है तो फिर टीचर की जरूरत क्या होती है ना। ओके, चलो देखो। द बॉय, आपने यहाँ पे क्या, आपने चारों प्रोनाउन सही भरे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि ये सेंटेंस इजी थे एंड ऑल्सो द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे हो, तो क्या होता है सेंटेंस पढ़ने से भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये वर्ड सेट हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ड सेट हो रहा है ना, है ना? आपको पता नहीं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बट पढ़ने से आपको वाइब्स मिल जाती है कि करेक्ट है। ये एक बेनिफिट है, आई एग्री टू दैट कि ये बेनिफिट है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को टॉपिक्स समझाने का, कि वो गलतियां कम ही करते हैं। हालांकि उनको भी इन्फॉर्मेशन तो अधूरी है, लेकिन ये है कि वो इंग्लिश एनवायरनमेंट में थोड़ा सा तो घुले हुए हैं, है ना? तो थोड़ा सा वो पढ़ के बता देते हैं। चलो ठीक है, आपने हु सही भरा, विच सही भरा, और यहाँ पे होम भी सही भरा, और दूसरा वाला में तो वैसे भी विच है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, बट मैंने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए कौन सा भर है। देखो याद से सुनना, आप रिलेटिव क्लॉज अलग अलग कर दो बेटा सब में। तो यहां से लेकर और मेन वर्ब से पहले खत्म हो जाएगा ये रिलेटिव क्लॉज, यहां से लेकर मेन वर्ब से पहले खत्म हो जाएगा ये रिलेटिव क्लॉज, यहां से लेकर मेन वर्ब से पहले खत्म हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज, यहां से लेके और मेन वर्ब से पहले खत्म हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज। आप चाहे तो ये सब हटा के देख लो तो बचा हुआ सेंटेंस करेक्ट है क्या ग्रामेटिकली, एक बार पढ़ के देखो चारों सेंटेंस।
चारों सेंटेंस करेक्ट है, दैट मीन्स मैंने रिलेटिव क्लॉज सही पिक कर लिया, सही सेलेक्ट कर लिया। ओके फाइन। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। ये क्या है बेटा? रिलेटिव। तो क्लॉज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेंटेंस। भाई क्लॉज एक तरीके का सेंटेंस ही होता है, बस उसको क्लॉज इसलिए कह दिया क्योंकि वो सेंटेंस के अंदर है, तो वाक्य के अंदर वाक्य उपवाक्य बन गया। वैसे ये भी एक तरीके का सेंटेंस ही है। तो अगर ये भी एक तरीके का सेंटेंस है तो उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होगी, क्योंकि सेंटेंस में होती है ना सब्जेक्ट और वर्ब। तो अब केवल और केवल इसके अंदर फोकस करना है अपने को, केवल और केवल इसके अंदर फोकस करना है। तो देखो, इस वर्ड के डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है, तो किसके बाद में वर्ब आती है? सब्जेक्ट के बाद में। किसके बाद में वर्ब आती है? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो किसके बाद में वर्ब आती है? सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रही है? क्या इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रही है? नहीं, एक वर्ड का लूप मिल रहा है और उसके बाद में वर्ब आ रही है। और इसमें इसके बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आ रही, एक लूप मिल रहा है और फिर बाद में वर्ब आ रही है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है मेट और गेव, इनके सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी बैठे हैं। ये यू है इनके सब्जेक्ट्स तो, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो इनके ऑलरेडी सब्जेक्ट बैठे हैं, और एक वर्ब को आप दो सब्जेक्ट नहीं दे सकते। एक वर्ब को आप, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फिर नंबर ऑफ वर्ब्स का वो जो मिसबैलेंस हो जाएगा, वो जितने वर्ब्स उतनी सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट से पहले आपको, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट रखना है। जैसे राम इज स्टैंडिंग देयर, जैसे श्याम इज स्टैंडिंग देयर। आप रिलेटिव प्रोनाउन रखोगे तो उसकी भी कौन सी फॉर्म रखोगे? सब्जेक्टिव फॉर्म रखोगे, क्योंकि आपको रखना ही सब्जेक्ट है। वो पोजीशन ही सब्जेक्ट, वो कुर्सी सब्जेक्ट की, वो कुर्सी ही सब्जेक्ट की है बेटा। वहां पे आप जरूरी नहीं है हु रखो, आप राम भी रख सकते हो, बट अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी रखना है तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म रखनी पड़ेगी। क्लियर? यहां पे ये कुर्सी सब्जेक्ट की नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट की कुर्सी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है। ये लोग ले चुके हैं सब्जेक्ट की कुर्सी वर्ब से पहले आकर। तो अब जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा दैट मींस इस सीरीज में से आएगा, होम विच दैट। अच्छा, होम विच दैट में से क्या आएगा वो सिखा दिया मैंने पिछली स्लाइड में। अभी केवल ये सिखा रहे हैं कि सब्जेक्टिव कब आता है और ऑब्जेक्टिव कब आता है। ये चीज समझ में आई? अब इस सेंटेंस को पढ़ो। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में वर्ब आए, ये रिलेटिव प्रोनाउन तुरंत बाद वर्ब आ रही है, तो हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज में सब्जेक्ट का, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, इस क्लॉज में सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। इस क्लॉज में, इस क्लॉज में सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगी। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन और इसके बाद वाली वर्ब के बीच में कोई दूसरा शब्द भी बैठा है, बैठा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रही है। किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ये वो भी प्रूव कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रही है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अब आप चलो इसको फोकस करो कि ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर रही है। देखो, whom you met और which you gave me yesterday, ये है ना, ये है ना बेटा, और ये है। ये सपोज करो मैंने इस वाले क्लोज को बाहर निकाल के अलग से एनालिसिस किया। तो whom you met yesterday, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे एक सेंटेंस लिखूं, यू मेट राम यस्टरडे, आप कल राम से मिले। अगर एक ये सेंटेंस मैं आपको दूं, तो मेट तो वर्ब है, कौन मिला? यू, ये उसका सब्जेक्ट है। किससे मिला? राम से। तो राम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? आप मानते हो उस राम की जगह हूं मारा है यहाँ पे? आप जिससे मिले, आप किससे मिले? आप राम से मिले। तो अगर ये राम वहां पे ऑब्जेक्ट है तो ये होम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? मतलब होम का जो भी आंसर आएगा, होम यू मेट यस्टरडे, आप जिससे मिले, तो मैंने होम का आंसर दे दिया, आप राम से मिले। तो राम अगर वहां पे ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, दैट मीन्स होम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है इस क्लॉज के अंदर। दैट मीन्स उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। ठीक है, समझ आया? इज दिस क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू यू कि सब्जेक्टिव कब आती है एंड ऑब्जेक्टिव कब आती है? ठीक है ना? क्रिस्टल क्लियर? ओके, तो चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसी को देखो, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कड़ी से कड़ी जोड़ता है। एक चीज समझ में आई तो उससे अगली कड़ी, उससे अगली। मैं डायरेक्ट ये चीज समझाता तो नहीं आता है ना। तो अब अगली कड़ी पे आ रहे हैं हम, है ना। खत्म नहीं हुआ है अभी भी, अभी अपन हाफ वे पे पहुंचे हैं, अभी इतना ही और है टॉपिक, है ना। चलो, ये चार सेंटेंस पे हमने खत्म किया है, मैंने चार सेंटेंस से फिर से स्टार्ट कर। ठीक है, अब कुछ नया करते हैं ना, कुछ अगेन तूफानी। ओके, ये चार रिलेटिव प्रोनाउन हमने भर दिए इसमें, लेट से हमने सही भी भर दिए। अब मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। तो मैंने आपको कहा कि यार इस हु को, विच को, हुम को और विच को हटा दो। सेंटेंस को विदाउट विथआउट रिलेटिव प्रोनाउन रीड करो और बताओ कौन सा सेंटेंस इनको हटाने के बाद करेक्ट बना और कौन सा इनकरेक्ट बना। पढ़ के देखो। केवल ये रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दो, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज। रिलेटिव क्लोज नहीं हटाने के लिए कह रहा हूं, केवल रिलेटिव प्रोनाउन हटाने के लिए कह रहा हूं। केवल और केवल क्या हटाना? ये दैट्स अ बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक बार में बता दिया ना आपने कि ऊपर के दो तो बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहे हैं और नीचे के दो फिर भी सही लग रहे हैं, है ना। तो
नितिशा ने कहा कि ऊपर के दो सही, ऊपर के दो सही है। अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, चलो आप लोग डिसाइड करो, देखते हैं। हाँ, आप आराम से पढ़ो और फिर देखो। फर्स्ट तो गलत है, और सेकंड नहीं है सही, सेकंड वाला आपको सही लगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में क्या राय है? थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलो अब कुछ बात करते हैं आपसे। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एग्जैक्ट वर्ड, अकर्मक सकर्मक, यस अकर्मक सकर्मक, इंग्लिश में भी उनको कुछ कहते हैं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं एग्जैक्ट वर्ड, है ना। वर्ड के चैप्टर में हम, हालांकि वही है ना, 5 इयर्स का गैप हो गया, नहीं तो मुंह पे टिप्स पे रहती थी सारी चीजें। अकर्मक सकर्मक तो समझते हो सब, है ना। तो अकर्मक सकर्मक क्या होती है वो भी बताऊंगा आपको। कर्म के साथ, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, जैसे कर्ता ने कर्म को, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के साथ में दैट इज सकर्मक, ऑब्जेक्ट के रहित, ऑब्जेक्ट सहित सकर्मक, ऑब्जेक्ट रहित अकर्मक। ओके, कभी आपने ऐसे सुना है कि सर कर्म को तो हटा दिया जोड़ दिया? कभी आपने ऐसे सुना है भाई अकर्तामक और सकर्तामक, मतलब कर्ता हटा दिया तो अकर्तामक, और कर्ता जोड़ दिया तो ऐसा कभी सुना है? दैट मीन्स कर्ता को हटा ही नहीं सकते, वर्ब से सब्जेक्ट छीन ही नहीं सकते, मतलब वर्ब से सब्जेक्ट छीनना दैट मीन्स एक मछली से पानी छीनना, वो रह ही नहीं सकती उसके बिना। सब्जेक्ट एंड वर्ब गो हैंड इन हैंड, दोनों में से कोई भी अलग नहीं हो सकता। ये कौन सी फॉर्म थी? ये कौन सी फॉर्म थी, अभी अभी बताया आपने, ये कौन सी फॉर्म थी? ये सब्जेक्ट डायरेक्ट बात में बरबारी है। ये कौन सी फॉर्म थी? ये कौन सी फॉर्म थी? ऑब्जेक्टिव। बेटा इसके और वर्ब के बीच में कोई भी आ जाए तो वो ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट बात में वर्ब आ जाए तो सब्जेक्टिव है। तो ऊपर की दो सब्जेक्टिव, नीचे की दो ऑब्जेक्टिव, किसको हटा सकते हैं? अभी अभी बताया आपने, सकर्मक अकर्मक में कौन हटता है? कर्म। दैट मीन्स इन दोनों को हटाया जा सकता है, वो चाके भी नहीं हट सकती बेटा, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब की ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसी को हटा दूंगा तो ये कहेगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन है फिर अब सेंटेंस में, फिर वो वाला भी मिसबैलेंस हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ब्स इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वो भी मिसबैलेंस हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट तो हटा सकते हो ना, अकर्मक वाक्य, अकर्मक वर्ब्स होती है ना, होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो क्या कहेंगे हम इसको? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहते हैं उनको। मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि सकर्मक अकर्मक को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक है चलो, अभी वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो अगर मैंने इसको हटा भी दिया, अगर मैंने इसको हटा भी दिया तो इसका सब्जेक्ट आज भी जिंदा है, इसका सब्जेक्ट आज भी जिंदा है। तो सब्जेक्ट तो है ना, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चलता है, वो सेंटेंस करेक्ट होता है। तो यानी कि आप क्या सीखे इससे? आप इससे ये सीखे जो ये कहता है, पढ़िए पढ़िए, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज में, इस क्लॉज में, मेन वर्ब में तो कर ही नहीं रहा है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट तो सबसे पहले आ गया, मेन वर्ब का, मेन सेंटेंस का, सॉरी मेन सेंटेंस मतलब रिलेटिव क्लोज को हटाने के बाद जो मेन सेंटेंस है ना, उसका सब्जेक्ट तो ये बैठा है द बॉय द बुक, द बॉय द बुक। ओके, रिलेटिव क्लॉज के अंदर कौन है सब्जेक्ट, उसको पकड़ना है। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु विच या होम हु विच जो भी है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसे हटा नहीं सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, यदि रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज में सब्जेक्ट का कार्य ना करे तो हम इसे हटा भी सकते हैं, यानी कि हम यूज कर लें तो भी करेक्ट है सेंटेंस, हम हटा दें तो भी करेक्ट है सेंटेंस। यानी कि इन दोनों सेंटेंस को तो मैं छेड़ नहीं सकता हूं, और इन दोनों सेंटेंस में मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूं द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे इज जॉन, और मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं द बॉय यू मेट यस्टरडे इज जॉन। मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं द बुक विच यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, और मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूं द बॉय यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, है ना। ठीक है, द बुक, सॉरी द बुक यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करी, हटा किसको सकते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हटा सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं हटा सकते। ठीक है ना, एक वर्ब से सब्जेक्ट छीन ही नहीं सकते। फाइन, चलते हैं हम आगे। अब ये 3 सेंटेंस है, इसमें 8 रिलेटिव प्रोनाउन में से आप रिलेटिव प्रोनाउन भरिए, क्योंकि कल तक आपके पास 3 ऑप्शन थे, अभी आपके पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है, राइट। भरिए। इन विच आई लिव, ओके,
दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। अच्छा, आप साथ के साथ हिंदी ट्रांसलेशन करके देखो, ज से शब्द निकल के आया कि नहीं आया। ये वो घर है जिसमें ज से निकल के आया, ये प्रूफ है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी ट्रांसलेशन ज से निकल के आएगा। ठीक है, ओके। आई वॉन्ट समबडी टू, बोलो आगे, टू होम आई कैन टॉक। अभी जस्टिफाई भी करेंगे। आई नीड ए चेयर ऑन ऑन विच आई कैन सिट, ऑन विच आई कैन सिट। चलो देखो, ये वो घर है जिसमें मैं रह रहा हूं। तो मैं जिसमें रह रहा हूं, इसका एंटीसीडेंट हाउस बन रहा है, इसका एंटीसीडेंट समबडी बन रहा है, इसका एंटीसीडेंट चेयर बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप डिसीजन लेते हो लिविंग नॉन लिविंग का। सबसे पहला डिसीजन किसका होता है? लिविंग नॉन। तो लिविंग है, जैसे ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो विच, और अभी पजेसिव फॉर्म आई नहीं है वैसे, विच ऑफ विच, तीन प्रोनाउंस है मेरे पास। अब उसमें से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव, इसका सिलेक्शन सेकंड स्टेज पे करना है। अभी पजेसिव तो बताई नहीं है, तो बेसिकली आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करना है। तो आप चेक करो, इसके और वर्ब के बाद में आई बैठा है, बैठा है। तो इस वर्ब का मतलब ये रिलेटिव क्लोज तो यहां से लेके यहां तक है ना, ये रिलेटिव क्लोज है पूरा, ये रिलेटिव क्लोज है बेटा, है ना। तो ये रिलेटिव क्लोज है, तो इस रिलेटिव क्लोज का इसमें जो भी वर्ब आ रही है, कैन टॉक इसकी वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी बैठा है, बैठा है तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज है और उसकी वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट बैठा है, तो ये अगेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हालांकि विच दोनों में, सब्जेक्टिव में भी विच रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी विच रहता है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है। अच्छा, अब बताओ मैंने क्यों इतनी देर से फोकस कर रहा था कि पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हटा सकते हैं, सब्जेक्टिव को नहीं हटा सकते हैं। विच तो भरा हुआ है, लेकिन उस विच को हटाएं कि नहीं है, इसका डिसीजन कैसे लोगे? जब आपको ये पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो ये विच कौन सा विच है? ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये विच कौन सा विच है? ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके और वर्ब के बीच में भी आई बैठा है, सब्जेक्ट का काम ऑलरेडी आई कर रहा है वहां। ठीक है, तो आपने करेक्ट भरा। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं और अब अगला रूल समझाते हैं आपको। ठीक है, अब ये तीनों जो वर्ब्स हैं, रिलेटिव, सॉरी वर्ब्स नहीं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, आपने एग्री किया अभी अभी? बोलो है कि नहीं है? है। ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव और ये भी ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? हटाओ और पढ़ो सेंटेंस को। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अब पढ़ो सेंटेंस को। आदि सेंटेंस करेक्ट और नॉट, ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट? दिस इज द हाउस इन आई लिव, बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, सेकंड बोलो। थर्ड वाला भी, सेकंड भी नहीं है। देन थर्ड वाला बोलो। थर्ड वाला भी नहीं है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन तंग कर रहा है। देखो, सब अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो हटाना अलाउड होना चाहिए था, लेकिन है ना, हटा रहा हूं तो फिर सेंटेंस में मजा नहीं आ रहा है। जब तक लगा हुआ है तब तक तो सही लग रहा है, जब हटा रहे हैं तो फिर ये रूल ब्रेक होता है कि हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। कोई सब्जेक्टिव फॉर्म थोड़ी जिसको लगाना कंपलसरी है, इसको तो फिर सही सेट नहीं हो जाए तो गलत तो होता भी होगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा ऐसे बोलो आपको पढ़ने में सेट लगेगा, है ना। ठीक है, अब सुनिए, अभी अभी आपको क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एंटीसीडेंट आता है, आता है। तो इससे पहले एंटीसीडेंट कौन है? इसका हाउस। इससे पहले एंटीसीडेंट कौन है? इसका समबडी। इससे पहले एंटीसीडेंट कौन सा है? इसका चेयर। तो फिर ये इन टू ऑन ये क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट है। जो रिलेटिव प्रोनाउन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। प्रीपोजिशंस आर समथिंग दैट सपोर्ट एन अनदर वर्ब, उसका मीनिंग निकालने के लिए है ना भाई। इन उसके अंदर, टू उससे, ऑन उसके ऊपर, ठीक है ना। ये उसके साथ आए हैं, ठीक है, समझ में आई बात? अब सुनो, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो वो भी हटेंगे। अगर आप हटा रहे हो तो हटा दो, फिर अगर आप हटाओगे तो वो भी हटेंगे। लेकिन अगर ये इन, टू और ऑन हटा दिए जाएं तो फिर जो सेंटेंस है वो उसके अंदर वो मीनिंग नहीं निकल के आएगा कि घर के अंदर में रहता हूं। इन यहाँ पे फीलिंग दे रहा है अंदर होने का, और टू यहाँ पे फीलिंग हो रहा है उसके पास जाने का, उससे अप्रोच करने का। ऑन यहाँ पे फीलिंग दे रहा है किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु होने का। तो अगर मैं इनको हटा दूंगा तो वो मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो फिर इनको बिना हटाए इनको कैसे हटाएं? तो कंसीडर ए सिचुएशन, आपके घर में कोई मेहमान आया, राइट। आपके घर में कोई मेहमान आया, आपको कहीं बहुत जरूरी काम से बाहर भागना है और आप बस गेट पे ही हो और वो आ गया, और वो भी बहुत साल के बाद आया था, 4 साल 5, आप उसको भगा तो सकते नहीं कि मैं जा रहा हूँ, है ना। घर में मान लो कि वो आपसे ही मिलने आया है तो आप ही से मिलेगा ना, ऐसे थोड़ा कि मम्मी से बात कर लो, है ना। तो आपने उसको क्या कहा? यार मेरे तू आया है, अच्छा है, मेरे को खुशी है इस बात की, बट अभी मेरे को कहीं जाना है ना।
तो आप एक काम करो, आप क्या करोगे, उस गेस्ट को बुलाओगे, बिठाओगे, और कुछ ना कुछ उसको सेट करके जाओगे कि मैं अभी आया। जैसे उसको टीवी चला के दे दी, जैसे उसकी प्लेसमेंट कर दी कहीं इस घर के अंदर, आगे घर के अंदर इसकी प्लेसमेंट ड्राइंग हॉल में कर दी, आपके पर्सनल रूम में कर दी कि तू यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर, मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। ठीक है, ऐसे करोगे। तो अब ये विच होम विच को कहीं जाना है, ठीक है, ये टू, इन टू और ऑन, इनके लिए आए थे, इन्हीं का पार्ट थे। अब ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये कहेंगे भाई हम तो तेरे लिए आए थे, तू ही जा रहा है। ये तो वही बात हो गई, हम तेरे घर आए थे और तू ही घर पे ताला लगा के जा रहा है, तो हमको कहीं सेट करके जा, तू जा भले, हमको कहीं सेट करके जा। तो इनके जाते ही, वन सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना, सर का फोन आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रीपोजिशंस जो हैं इस इन प्रोनाउंस को हेल्प करने के लिए आए थे। जैसे अभी पठान मूवी का क्रेज चल रहा है, तो सलमान शाहरुख की इसमें हेल्प करने के लिए आता है ना, एक कैमियो रोल है उसका, है ना, पठान की टाइगर हेल्प करने आया। तो ये तीन टाइगर है जो पठान की हेल्प करने आए। अब ये तो हेल्प करने आया और कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ घर से, तो वो उनको कहीं सेट करके जाएगा, भाई तुम कुछ तो करो जब तक मैं आता हूँ। तो इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? इनकी प्लेसमेंट। हम बेशक इनको हटा सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम हटा सकते हैं, बट इनकी प्लेसमेंट हो जाएगी आफ्टर रिलेटिव क्लोज एंड्स। अब पढ़ो सेंटेंस को, अब पढ़िए सेंटेंस को, जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, टू है तो टू। अब पढ़ो, अब पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी पढ़ने में फीलिंग आएगी। यस, दिस इज द हाउस आई लिव इन, है ना। अब वो वाली इंग्लिश की फीलिंग आएगी कि हम अमेरिका में ले रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इंडिया वाले तो ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके बोलते हैं, इन विच आई लिव। अमेरिकन बोलते हैं दिस इज द हाउस आई लिव इन। ठीक है, हटा के बोलते हैं, और इनके इनको भी बोल रहे हैं साथ में और हटा के भी बोल रहे हैं ना। आई वॉन्ट समबडी आई कैन टॉक टू, आई नीड अ चेयर आई कैन सिट ऑन। ठीक है, नाउ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला हो आप बेशक उसको हटा सकते हो, बट प्लीज मेक इट श्योर कि उनसे पहले कोई प्रोनाउन तो नहीं है तो उनको सेट करो कहाँ, आफ्टर द रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जहां खत्म हुआ, या फिर यूं कह दो, नहीं आफ्टर द रिलेटिव क्लॉज गलत है कहना, रिलेटिव क्लॉज के अंदर की वर्ब के बाद, रिलेटिव क्लॉज के अंदर के वर्ब के बाद। रिलेटिव क्लॉज के अंदर की वर्ब ये है ना, देखो ये रिलेटिव क्लॉज है यहां से लेके यहां तक, तो रिलेटिव क्लॉज में भी एक वर्ब होगी, जैसे लिव, जैसे टॉक, जैसे सिट, उस वर्ब के बाद वो प्रीपोजिशन की प्लेसिंग होगी। ठीक है, सो दिस इज द रूल। पढ़िए, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर उस प्रीपोजिशन को, ये वैसे थोड़ा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंत में लगाते हैं। वही जनरली ऐसा हो रहा है कि सेंटेंस के अंत में आ रहा है क्योंकि वर्ब पे एंड हो रहा है ना, बट द करेक्ट थिंग इज दैट कि हम उसको रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद लगाएंगे, रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद लगाएंगे। देखो इसमें मेन वर्ब तो है ये इज, ये वांट, ये नीड, ये सेंटेंसेस की मेन वर्ब है, और ये जो अंदर की वर्ब है ये रिलेटिव क्लॉज की वर्ब है। तो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद वो प्रीपोजिशन लगेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, चलें आगे। चलिए, तो अब बहुत कुछ सीख लिया हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपन सीखेंगे पॉजेसिव फॉर्म के बारे में। पॉजेसिव फॉर्म जो है अच्छा उससे पहले एक टॉपिक और है, सॉरी, पॉजेसिव फॉर्म अभी लेट है क्योंकि पॉजेसिव फॉर्म का एरर आती नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। एक बस एक सेंटेंस दे दूंगा, आपको बता देंगे कि अच्छा इधर लगती है पॉजेसिव फॉर्म, इतना याद रखना है, और बहुत ही ईजी होता है पॉजेसिव फॉर्म। अभी हमारा वही चल रहा है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो डू वन थिंग, आप इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भरिए। अगेन आपके पास 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन छोड़ो, आपके पास 6 ऑप्शन है क्योंकि पॉजेसिव फॉर्म तो पढ़ा ही नहीं है ना। 6 ऑप्शन, हु होम विच विच दैट दैट। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। नहीं नहीं, पहले तो भरो, पहले ही काट रहे हो आप, तो भरने से पहले काट रहे हो, पहले भरो विच। इसमें अगेन इसमें भी बुक आ रहा है तो विच ही भरोगे आप। ठीक है, नाउ डू वन थिंग, ये भी बताओ कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। ये विच सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसके इसके बीच में आई बैठा है, इसके इसके बीच में आई बैठा है, सो ऑब्जेक्टिव। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और इसमें भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वेरी गुड। अब ऑब्जेक्टिव है तो काट सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब उसको बिना भी सेंटेंस को रीड आउट कर सकते हैं। हटा दिया, हटा दिया, तो अब इससे पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, अभी वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। तो प्रीपोजिशन आ रहा है तो वर्ब के बाद में, क्लॉज की वर्ब के बाद में, तो ये अबाउट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये अबाउट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, ठीक है बेटा। तो अच्छा एक चीज और, वैसे तो हम प्रायोरिटी हम बुक के हिसाब से विच को ही देंगे। अच्छा सेम ही सेंटेंस है कि ओके, ये सेम ही सेंटेंस था एक्चुअली, हमने फोकस ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली 2 बार इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि एक बार इसमें दैट भरना है। वैसे नहीं भरेंगे हम, वैसे विच ही भरेंगे, बट जो चीज सिखानी है ना उसके लिए दैट भर रहा हूं। जो चीज सिखानी है यहाँ पे उसके लिए मैं क्या भर रहा हूँ बेटा, दैट भर रहा हूँ। क्योंकि दैट भर तो सकते हैं ना, पहली प्रायोरिटी विच को मिलेगी। भाई लिविंग नॉन लिविंग थिंग की क्लैरिफिकेशन हो गई, स्टैब्लिशमेंट हो गया लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो पहली प्रायोरिटी विच को मिलेगी, बट फिर भी दैट भर तो सकते हैं ना। सेकंड प्रायोरिटी दैट को है तो सही ना, तो ठीक है हम एग्जाम में विच को भर के आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट्स से कि बराबर है, कई बार क्या होती है चीज भरी भराई मिलती है तो उसको गलत नहीं कहेंगे है ना। ठीक है, तो ये दैट है, ये विच है, ये दैट भी ऑब्जेक्टिव वाला ही है क्योंकि दैट भी दो है, दैट सब्जेक्टिव दैट ऑब्जेक्टिव, और अगर ये ऑब्जेक्टिव वाला है तो उसको हटा भी सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। 2 सेंटेंसेस हैं जिसमें विच और दैट लगा हुआ है ना, और 2 सेंटेंसेस हैं जिसमें विच और दैट हटके अबाउट वहां चला गया। ठीक है, समझ में ये बात। तो वो जो बाद के 2 सेंटेंस बने तो एग्जैक्टली सेम बन गए, तो 3 सेंटेंस ही हुए, 4 भी नहीं हुए, क्योंकि हटा दिया तो क्या बना, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द बुक अबाउट और दैट दोनों हटा दिया, आई वॉज टॉकिंग, तो वो बाद के 2 सेंटेंस सेम ही मिल गए। तो कुल मिला के 3 सेंटेंसेस हो गए। कितने सेंटेंस हो गए, 3। मैं एक बार क्लियर करके बता देता हूं। पहला सेंटेंस तो होगा विच आई वॉज टॉकिंग, अबाउट विच आई वॉज टॉकिंग। दूसरा सेंटेंस होगा अबाउट दैट आई वॉज टॉकिंग। और तीसरा सेंटेंस में लिख देता हूं, इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर अगर मैं क्या कर दूं, अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन हटा दूं तो अबाउट अबाउट बाद में चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, तो जो सेंटेंस बनेगा दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही बनेगा। दोनों के लिए एक ही बनेगा, यही बनेगा ना, बताओ, बोलो माही। अगर मैं विच और दैट को हटा दूं तो अबाउट बाद में चला जाएगा, तो ये तो सेंटेंस बनेगा कॉमन। तो अब ये 3 सेंटेंसेस हैं आपके पास। टेल मी आउट ऑफ दीज 3 सेंटेंसेस हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, या सारे सही हैं या सारे गलत हैं। पढ़िए, आराम से पढ़िए, 3 सेंटेंस में से कितने सही हुए कितने गलत हुए। हाँ, क्योंकि मैंने विच या दैट जो भी आ रहा था हटा दिया ना, हटा दिया तो बाद में लगाते हैं ना अपन, तो बाद में लगा दिया टॉकिंग के बाद में। नहीं ऊपर के 2 मिनट नहीं, उसको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। हाँ, अभी 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 जैसा लगा हुआ है, अभी जैसे के जैसे है ना, इस फॉर्म के अंदर वो सेंटेंसेस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, वो डिसाइड करना है आपको इसी फॉर्म में। फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है, ओके, सेकंड गलत है। आपको थर्ड सही लग रहे हैं, शुरू के 2 गलत लग रहे हैं, ओके। माही आप बोलो। फर्स्ट तो सही है, ओके। सेकंड है क्या सही, एंड थर्ड वन, अच्छा, एंड तीसरा तो ऑब्वियसली सही लग ही रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो ये प्रीपोजिशन का रूल है ना बेटा, कि अगर वो हट गया तो प्रीपोजिशन बाद में, वो नहीं हटा तो प्रीपोजिशन पहले। मतलब वो वापस आ गया, जैसे मेहमान घर पे बैठा है, अब मैं वापस आ गया अपने घर पे, वापस आ गया, तो वो जो भी काम मैं कर रहा था अब तो मेरे साथ आके बैठेगा, अब तो वो मेहमान, ठीक है ना। तो वो इन टू ऑफ जो भी बाद में लगे हुए तो वापस अंदर आ जाएंगे, अगर विच या दैट वापस आ जाए तो, है ना। तो इस हिसाब से तीनों सही है। तो इस रूल के अंदर दैट सीरीज में अगेन एक्सेप्शन है। दैट सीरीज क्या कहता है, दैट सीरीज क्या कहता है, मैं लगूं तो भी प्रीपोजिशन बाहर, मैं हटूं तो भी प्रीपोजिशन बाहर। यानी कि मुझे तो मेहमान साथ में चाहिए ही नहीं, मैं अगर बाहर गया हुआ हूं तो भी वो अलग कुछ करता रहे, मैं आ गया हूं वापस तो भी तू अपने करता रहे, वापस मुझसे मत मिलना। दैट मीन्स ये दैट लगा हुआ है तो भी अबाउट बाद में जाएगा, तो भी अबाउट आखिरी में आएगा। अब तीनों सेंटेंस करेक्ट, अब तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है, ठीक है। सो दैट प्रीपोजिशन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड विथ ए प्रीपोजिशन इज द रूल। दैट रिलेटिव प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज नेवर यूज्ड विथ ए प्रीपोजिशन। इसके बाद के नेवर यूज्ड विथ ए प्रीपोजिशन का मतलब ये नहीं कि उसको हटाई दो, उसको सेट करो कहीं सेंटेंस के, तो एक ऑप्शन है ना हमारे पास बाद में सेट करने का, ठीक है। विच और हु वाली सीरीज और विच वाली सीरीज में तो अगर प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन साथ में, प्रोनाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन लास्ट में। इसमें है तो भी लास्ट में, नहीं है तो भी लास्ट में। समझ गए, समझ गए, ओके। सो एक बार रूल भी पढ़ लेते हैं। रूल क्या कहता है, देखो इसमें मैंने हटाया, इसमें मैंने हटाया, तो ये 4 सेंटेंसेस हुए थे, ठीक है ना। तो क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंपल सा रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। फाइन, ओके, चलते हैं आगे। हाँ जी, अब क्या बचा इस रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, एक तो पॉजेसिव फॉर्म बची, ठीक है, और एक ये रूल है, इसको एक बार भरो। 6 सेंटेंस हैं, ओके। इन 6 सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भर दो फटाफट, स्टार्ट फिलिंग।
दिस इज द ओनली बुक डैश इज इन डिमांड नाउ डेज, विच इज इन डिमांड नाउ डेज, क्योंकि बुक इज नॉन लिविंग थिंग। और ये भी सोचते जाना कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट बात में वर्ब आ रहा है तो ये, अब चलो बाद में बताएंगे सब्जेक्टिव, पहले भर दो। देर इज नन, ऐसा कोई भी नहीं है। हु कैन, हु आएगा ना। अच्छा दैट आएगा, सोचो सोचो सोचो। वो एक बिल्कुल है ना सिंपल वे में मुंह से हु निकल गया है ना, तो हो सकता है हुआ था। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी मदद करे इस क्रूशियल मोमेंट। क्रूशियल का मतलब होता है निर्णायक घड़ी, है ना, डिसीजन टेकिंग वाली जो मोमेंट होती है, क्रूशियल मोमेंट होती है। देखो नन का संधि विच्छेद करना आता है आपको, नो वन, नो वन। तो अगर वो वस्तु होती तो फिर नथिंग होता ना। एक्चुअली नन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नो वन। ओ ओ ओ ओ ओ मर्ज होके नन हो जाता है ना। तो अब नन इज ऑलवेज यूज फॉर लिविंग, एक चीज तो याद रखो, है ना। तो अब बताओ चलो, तो फिर क्या आएगा, हु। अच्छा हु आएगा, तो होम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाद में डायरेक्ट वर्ब आ गई है ना। ठीक है ओके। डैश, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, बड़ा ही फेमस डायलॉग है, फिल्मों में भी सुना होगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, ग्लिटर का नहीं, चमकना। ठीक है ना, तो ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, व्हाई नॉट विच, क्योंकि हाँ आप सही, आपने सही पकड़ा कि इस ऑल में लिविंग भी, भाई ऑल के अंदर तो लिविंग भी हो सकते हैं ना। भाई ये सेंटेंस किसी मनुष्य के लिए भी यूज हो सकता है। मनुष्य का चमकने का मतलब भाई मनुष्य का मेहनत करना भी उसका चमकना होता है, मनुष्य का ग्रोथ करना भी उसका चमकना ही होता है ना। जैसे कहते हैं ना आज तो विराट चमक गया, चमक गया तो मतलब कि उसमें रोशनी निकली है, चमक गया मतलब वो आज के मैच में सक्सेसफुल रहा है ना। ठीक है, सो ऑल आप इसमें दैट भरना चाहते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, भर दो एक बार आप आपके हिसाब से जो भी आप भरना चाहते हैं भरो। ठीक है, आई कैन गिव यू द लिटिल मनी डैश आई हैव, मैं आपको वो थोड़ा पैसा दे सकता हूँ जो मेरे पास है। सो मनी के हिसाब से आप विच भर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कम एट एनी टाइम डैश यू लाइक, आप किसी भी समय आ सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो टाइम के हिसाब से भरोगे भाई, समय जो आपको पसंद हो, समय जो आपको पसंद हो, तो समय, समय इज द एंटीसीडेंट है, सो विच यू लाइक, ओके फाइन। दिस इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा होगा डैश आई हैव बीन एबल टू डू फॉर यू, जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट डैश आई हैव बीन एबल टू डू फॉर यू, क्या क्या आ सकता है बेटा। विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, एक भरना है बेटा, चार ऑप्शन में एक ही टिक करना है, 50-50 ऑप्शन लाइफलाइन नहीं मिलती यहाँ पे। पढ़ो पढ़ो, दो तीन बार पढ़ के देखो, विच ही आएगा। ये वो सबसे अच्छा होगा जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप कुछ फेवर कर रहे हो। अच्छा एक चीज याद रखना, साइंस के अंदर जिसके अंदर जान है वो लिविंग है, जिसके अंदर जान नहीं है वो नॉन लिविंग है ना। उस लॉजिक से पेड़ पौधों को भी वो लिविंग मानते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी माना जाता है जान है तभी तो ग्रो कर रहे हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर जीते जागते मनुष्य लिविंग है, इसके अलावा सृष्टि में जो भी दिख रहा है सब नॉन लिविंग है, इवन एनिमल्स भी नॉन लिविंग है। कैट के लिए आप ही शी नहीं यूज करोगे, इट यूज करोगे, है ना। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इसके हिसाब से अलग चलते हैं, है ना। तो कोई फेवर कर रहे हो तो फेवर कोई जीता जागता मनुष्य तो नहीं है, तो उसके अलावा जो भी है सब नॉन लिविंग है, जो भी है एनीथिंग। तो वो फिर उसके हिसाब से क्या भरेंगे आप, हु नहीं भरेंगे, विच भरेंगे, हु वाली सीरीज नहीं भरेंगे, विच। अच्छा, तो आपने ये तो भर दिया लिविंग नॉन लिविंग के हिसाब से। अब आप फटाफट से मुझे पहचान के बताओ कि ये जो है सब्जेक्टिव फॉर्म्स भरी हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भरी, एक एक करके हम देखते हैं ना। तो पहला वाला विच जो है वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव है, क्योंकि डायरेक्ट बाद में क्या आ रही है, वर्ब। सब्जेक्टिव, एस लिख दूं, यस एस यू भी लिख देता हूं, सब्जेक्टिव। इसके डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है, और आपने भरा भी हु है, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हुम होता। ठीक है, कंफ्यूजन तो बीच में ही है, हु हुम में तो आप डायरेक्ट भर ही दोगे ना, हु या हुम। यहाँ बताओ, ग्लिटर चमकना, वर्ब आ गई सीधे, तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वर्ब आ रही है ना सीधे बाद में। क्या, बट यहाँ पे तो ये वर्ब है ना बेटा, यहाँ पे तो ये वर्ब है ना। वैसे ग्लिटर्स नाउन होता है वो एक अलग चीज है, बट यहाँ पर तो चमकना एक क्रिया की तरह यूज हो रहा है ना इस सेंटेंस में, तो ये वर्ब है ना। सो इट विल बी लाइक सब्जेक्ट, ओके। वर्ब के बीच में एक और बैठ गया भाई साहब, तो फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। देन इसके बाद भी वर्ब के बीच में ही आ गया तो ये ऑब्जेक्टिव। देन सॉरी, देन इसके बाद में भी ये आ गया ऑब्जेक्टिव, एंड देन इसके बाद में हैव बीन एबल,
हैव बीन इज द वर्ब, एक्चुअली हैव बीन वर्ब है, तो आई सब्जेक्ट आ गया, तो दो दो सब्जेक्ट हो गए, नहीं तो ये भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइन। अब एक्चुअली ये मैंने आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भरवाया है ना, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए भरवाया है। जो मैं टॉपिक सिखाने वाला हूँ उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कोई रोल नहीं है ना। यहाँ पे आपको एक रूल सिखाना है बेटा, इसमें केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। और वो एक भी आप सही इसलिए भर पाए क्योंकि वो कहावत है, तो आपको सहज अवस्था में मुंह से वो कहावत ऐसे कैसे निकल गई, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक्चुअली यहाँ पे सब में ही दैट आएगा। एक्चुअली यहाँ पे हु और विच वाली सीरीज नहीं आएगी, दैट वाली सीरीज आएगी। मतलब सब में दैट आएगा, दैट मीन्स या तो सब्जेक्टिव वाला दैट आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव दैट सीरीज यूज होगी, ना तो हु सीरीज यूज होगी ना विच सीरीज यूज होगी। तो इसके लिए एक एक्रोनिम हमने बनाया हुआ है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा। द नेम ऑफ द एक्रोनिम इज नो साला। नो साला। कैन यू रिमेंबर दिस एक्रोनिम? इसकी फुल फॉर्म बताते हैं। एन फॉर नन, एन फॉर नन, कि वो शब्द याद करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आपको कॉम्पिटेटिव लेवल पे ऐसे एक्रोनिम्स बहुत सारे मिलेंगे। अभी आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, अभी आप वहां जब जाओगे तो ऐसे एक्रोनिम्स बहुत सारे मिलेंगे ताकि आपको चीजें याद रह जाए लंबे समय तक। ओ स्टैंड्स फॉर ओनली, एस स्टैंड्स फॉर सुपरलेटिव डिग्री, एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एल स्टैंड्स फॉर लिटिल, एंड ए स्टैंड्स फॉर एनी। सो अगर आप ऐसे याद रखो तो आपकी इच्छा, नन, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, लिटिल, एनी। और या फिर आप ऐसे याद रखो नो साला, तो आपकी इच्छा। नो साला इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस। ओके, तो अगर ये इनमें से कोई एक चीज एग्जैक्टली एंटीसीडेंट बन रही हो या एंटीसीडेंट के साथ में भी लग रही हो, तो उसमें हु और विच की सीरीज ना यूज होकर ओनली एंड ओनली दैट की सीरीज यूज होती है। ओनली एंड ओनली दैट की सीरीज यूज होती है। लेट्स रीड द रूल। यदि सेंटेंस में नन, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, लिटिल, एनी, यदि ये शब्द सेंटेंस में एंटीसीडेंट के रूप में आए हो या एंटीसीडेंट से पहले भी आए हो, दैट मींस एंटीसीडेंट के साथ लगे हुए हो, तो केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग होता है और कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तो सबके अंदर क्या आएगा? सबके अंदर क्या आएगा फिर? दैट। आपकी बुक में भी होना चाहिए ये रूल, आई बिलीव। क्योंकि बता रहा हूं, देखो दैट, सुन तो लो, सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, ये तो सही भर ही दिया था हमने, थैंक्स टू द प्रोवर्ब। ओके, देखो बेटा, एंटीसीडेंट के रूप में आना चाहिए। अब एंटीसीडेंट जो होता है वो होता ही रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में है, वैसे कोई एंटीसीडेंट जैसी चीज ही नहीं होती ना। और एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वो शब्द जो जिसकी वो जानकारी दे रहा है, जिसकी वो जानकारी दे रहा है, वो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट बुक था और उस बुक के साथ में ओनली लगा हुआ है। तो उधर देखो रूल क्या है, या तो एंटीसीडेंट आए या एंटीसीडेंट से पहले आए या फिर एंटीसीडेंट से जुड़ा हुआ हो, ऐसे मानो एंटीसीडेंट। एक्चुअली यहाँ पे बुक नहीं है एंटीसीडेंट, यहाँ पे एंटीसीडेंट टोटल है, ओनली बुक। ओनली बुक इज द एंटीसीडेंट हियर, है ना। तो एंटीसीडेंट का पार्ट तो है ना ओनली वर्ड, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा एंटीसीडेंट ही नन है, यहाँ पे पूरा का पूरा एंटीसीडेंट ही ऑल है, यहाँ पे लिटिल जो है एंटीसीडेंट का पार्ट है, यहाँ पे एनी जो है एंटीसीडेंट का पार्ट है, और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड एज एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट की जगह आ जाए, एंटीसीडेंट क्या चीज होती है? आप थोड़ा लेट थे नितिशा। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वो नाउन या प्रोनाउन जिसकी जानकारी देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। जब अपन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन उसका नाम इसलिए क्योंकि वो उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन स्थापित कर रहा है अगले सेंटेंस से। तो जिस नाउन या प्रोनाउन का वो रिलेशन स्थापित कर रहा है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं उसको? एंटीसीडेंट। तो यहां पे देखो, यह वो किताब है या यह केवल वो किताब है जो भी डिमांड में है। तो डिमांड में कौन है? वो किताब। डिमांड में कौन है? वो किताब। तो इसमें ये जो दैट मैं यहां पे भरूंगा, ये इस बुक को अगली बात से कनेक्ट करेगा नहीं करेगा? So that is the relative pronoun here because it is providing extra information about that book in the coming relative clause. ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट बनेगा और एंटीसीडेंट के साथ इनमें से कोई एक वर्ड जुड़ गया, चेक करो। अब रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं है तो एंटीसीडेंट भी नहीं है, तो फिर तो आप इनके साथ कुछ भी लगाओ। इस टॉपिक के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन वाले टॉपिक के अंदर आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज यूज करें, जितने रूल्स होते हैं उससे ज्यादा अपवाद होते हैं। नो वन कैन हेल्प यू। बट ये है कि देखो, हम कोशिश करते हैं कि उसको एक कॉन्सेप्ट बनाने की, कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश की जाती है, बट देखो एक्सेप्शंस तो हैं, जो क्या कर सकते हैं। चलो, क्या है ना। हाँ, साइंस में भी है। साइंस में अभी आप एक एक पता नहीं कौन सी साइंस आती है, अभी आप आएगी, देखो। सौम्या इज एंटरिंग द रूम, वेरी गुड। ओके, यस, नाउ इसको देखो आप, पजेसिव प्रोनाउन को भी देख लो, पजेसिव फॉर्म को भी देख लो।
देखो ध्यान से सुनो, राम डैश लेग्स आर ब्रोकन इज माई स्टूडेंट। राम जिसकी जिसकी टांगे टूटी हुई हैं वो मेरा स्टूडेंट है। टेबल जिसकी टांगे टूटी हुई हैं वो मेरी है ना। तो देखो जब अपन पजेसिव फॉर्म की बात करते हैं, पजेसिव फॉर्म होती ही ऐसी फॉर्म है जो पोजीशन स्थापित करे। पोजीशन मतलब होता है अधिकार व्यक्त करना, स्वामित्व व्यक्त करना किसी का किसी पे। तो राम जिसकी टांगे, तो यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है ज से स्टार्ट हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। और जैसे ही वो आएगा तो वो राम का लेग्स पे पोजीशन स्थापित करेगा नहीं करेगा? किसकी है वो टांगे? राम की है जो टूटी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो टेबल का लेग्स पे स्वामित्व स्थापित करेगा या अधिकार व्यक्त करेगा। तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म आएगी। बस इतना सा रूल याद रखना है। एंटीसीडेंट का रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे अगर अधिकार व्यक्त हो तो पॉजिटिव फॉर्म आती है। ठीक है, अब लिविंग नॉन लिविंग तो छाटना पड़ेगा। जैसे राम लिविंग तो हु हुम हुज, और टेबल नॉन लिविंग तो विच विच ऑफ विच। चलो एक बार मैं बढ़ता हूं, क्या डिसाइड किया आपने? होम एंड ऑफ विच। हाँ सॉरी, नॉट होम, हुज एंड ऑफ विच पॉजिटिव फॉर्म। चलो भर दिया मैंने। अब पढ़ो सेंटेंस को, कौन सा सही कौन सा गलत। हाँ हाँ, अभी भी हो सकता है, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, पढ़ते ही पता चल गया। वापस से प्रीपोजिशन आ गया। ओके, तो मैं हटा थोड़ा रहा हूं उसको। ठीक है, चलो। रूल सेज दैट कि जब आप हुज यूज कर रहे हो तब हुज यहां रहेगा, इससे पहले वो आदमी रहेगा, मतलब एंटीसीडेंट रहेगा, एक तरीके से ए लिख देता हूं उसको। और इसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा जिस पर पोजीशन स्थापित रह रहा है, जैसा पहला सेंटेंस है। करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ऑफ विच जब आप लगा रहे हो तो इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। कैसे? ऑफ विच जब आप लगा रहे हो तो जो एंटीसीडेंट आपने लगाया है, लगा हुआ है ऑलरेडी पहले, ठीक है, जिस पर पोजीशन स्थापित होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी ये नाउन या प्रोनाउन इन दोनों के बीच में आएगा। तो सेंटेंस विल बी द टेबल लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन इज माई। ठीक है, तो पजेसिव फॉर्म रिलेटिव प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म में केवल और केवल एक यही एरर बन के आ सकती है कि आप इसकी प्लेसमेंट कहां करते हो। तो प्लेसमेंट समझे, जब लिविंग है तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं, एंटीसीडेंट इधर और जिस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है वो बाद में, और बीच में आपका पजेसिव फॉर्म वाला रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब नॉन लिविंग है, ऑफ विच वाली सीरीज यूज कर रहे हो आप, तो आप एंटीसीडेंट तो लगेगा ही लगेगा। एंटीसीडेंट के जस्ट बाद वो नाउन या प्रोनाउन रख दो जिस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन आखिर में रखो ऑफ विच। ठीक है, क्या? दैट तो पॉजिटिव फॉर्म में है ही नहीं, ऐसा सेंटेंस बनता ही नहीं है, फिर उसको किसी और फॉर्म में बोलना पड़ेगा। उसको जरूरत होने सारे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना ही है। बहुत सारे सेंटेंस आप इसको दो तरीके से बोल लो, जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट who is standing there is my no, the boy who is standing there is my student। तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज किया। मैं दो अलग अलग सेंटेंस में बोल सकता हूँ दैट बॉय इज माय स्टूडेंट एंड हिज लेग्स आर ब्रोकन। जरूरी थोड़ी ना है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज करो। अब रूल में ही नहीं बैठ रहा तो दो सेंटेंस में बोलनी पड़ेगी अपनी आपकी कन्वर्सेशन। समझ गए? ओके, दैट में तो पॉजिटिव फॉर्म है ही नहीं ना, पॉजिटिव फॉर्म है ही हु में और विच में। ठीक है, तो जहां पर एंटीसीडेंट की लिविंग एंड नॉन लिविंग की स्टैब्लिशमेंट नहीं हो पा रही है तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं आ सकता, क्योंकि दैट में तो पॉजिटिव फॉर्म है ही, अगर पॉजिटिव फॉर्म यूज करनी है तो। समझ गए? ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो पॉजिटिव फॉर्म में केवल इतना ही सीखना था। अब एक लास्ट टॉपिक बस, दैट्स इट। हाँ नहीं, ये सेंटेंस रह गया, इसको बताओ, उसके बाद लास्ट टॉपिक। ये बताओ एक बार, इसमें एरर निकालनी है, भरने का तो कुछ है नहीं। दे हु आर स्टैंडिंग इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। जैसे सपोज करो बैंक रॉबरी हो गई, हाईजैक हो गए हम लोग, जो अपनी जगह पे खड़ा है वो अपनी, जो इस रूम में जहां खड़ा है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। काफी फेमस और घिसा पिटा डायलॉग है ना। मतलब वाइब्स तो नहीं मिल रही, राइट? दे, देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, हु गलत क्यों है? सुनो मेरी बात सुनो। रिलेटिव प्रोनाउन हु है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, रिलेटिव क्लॉज छाटो, हु आर स्टैंडिंग इन दिस रूम, रिलेटिव क्लॉज हटाओ, सेंटेंस पढ़ो सही है क्या? दे शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। किसने कहा वो लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे? आपने कहा कौन से लोग? तो फिर रिलेटिव क्लॉज की एंट्री एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो लोग जो इस रूम में खड़े हैं। तो सब कुछ सही तो लग रहा है? अच्छा, एंटीसीडेंट दे है, दे इज यूज फॉर लिविंग, तो लिविंग के लिए हु ही आता है। अच्छा, हु के जस्ट बाद वर्ब भी आ रही है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी तो हटा भी नहीं सकते, मैंने हटाया भी नहीं है, सब कुछ तो सेट है।
फिर भी गलत है। फिर भी मजा नहीं आ रहा सेंटेंस पढ़ने में। सो द रूल सेज दैट कि रिलेटिव प्रोनाउन हु वाली सीरीज से पहले दे जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? दे, दे THEY, दे, दे देम देयर देयर्स। देखो, दे प्रोनाउन की सीरीज होती है दे देम देयर देयर्स, दे देम देयर्स देयर्स। पर्सनल प्रोनाउन वाली सीरीज है, वो अपन ने स्टार्ट नहीं किया, वैसे प्रोनाउन चैप्टर होता वहां से स्टार्ट है। दे देम देयर देयर्स, ये तो दे की सीरीज है। और हु की सीरीज अभी अपन ने पढ़ी है, हु, होम, हुज। तो ये कहता है यार इन दोनों सीरीज के अंदर 36 का आंकड़ा है, मतलब इस सीरीज से पहले ये सीरीज नहीं आ सकती। इस सीरीज के किसी भी प्रोनाउन से पहले उस सीरीज का कोई भी प्रोनाउन नहीं आ सकता। क्या कहा मैंने? इस सीरीज के किसी भी प्रोनाउन से पहले, इस रिलेटिव प्रोनाउन की सीरीज के किसी भी प्रोनाउन से पहले, जैसे हु से पहले, चाहे हुम से पहले, चाहे हुज से पहले, उसकी कोई भी वर्ड नहीं आ सकती। ना देम आ सकता है, ना देम आ सकता है, ना देर आ सकता है, ना देयर्स आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता। तो अगर आ जाए तो जो भी है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये, चाहे है, दोज में चेंज कर दो, दैट्स इट। Those who are standing in this room should not move from their positions. देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, तब ये सेंटेंस करेक्ट है, दे को दे ही रहने दो। तब ये सेंटेंस करेक्ट है, दे को दे ही रहने दो। अगर मैं इस रिलेटिव क्लोज को ही हटा दूं, रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं यूज करना मैंने, मेरे को दे यूज करना है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, दे को दोज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप दे के बाद हु यूज करोगे तो इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा था, तो फिर अब हु तो यूज करना जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन से तो स्टार्ट करोगे ना रिलेटिव क्लोज को, तो फिर क्या कर दोगे? तो सिंपल सा रूल है, यदि दे के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया तो दे को दो से बदल दो। देखो रूल्स ऐसे कैसे आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। द पॉइंट इज दैट कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, है ना। अभी हम जो सीख रहे हैं, हम रूल्स को मूवी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि वो लंबे समय तक फीड हो जाए। बाकी सारे के सारे रूल्स बुक्स के अंदर भरे पड़े, ठीक है। अच्छा, रूल्स भी बहुत सारे हैं, हम उन रूल्स को सेलेक्ट करके आए जो एग्जाम में आते हैं, चाहे सबको 10th लेवल एग्जाम हो, 11th लेवल के एग्जाम है, 12th के लेवल। और छोटी सी बात में बड़ी चीजें, बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी दे से पहले कोई भी सीरीज आ जाए, लिखा तो केवल यही है, रूल में तो केवल यही लिखा हुआ मिलेगा जो ऐसे लिखा हुआ है, कॉपी पेस्टेड है ना। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, इसकी सीरीज का कोई भी वर्ड उसकी सीरीज के कोई भी वर्ड के साथ नहीं लगे, ओरली बता दिया ना, ठीक है, ओके। चलिए, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट स्लाइड ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फाइनली देखिए, ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आज हो गया ना, इसके बाद आपकी बुक से रिलेटेड सारे रिलेटिव प्रोनाउन के फिल इन द ब्लैंक से जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आप करके देखो, 99% तो वो सॉल्व हो जाएंगे, है ना। 1% कहीं कुछ आए तो आप लेके आओ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब बात करते हैं, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ये रूल को एक बार इग्नोर करो, पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने वही लिखा, राम हु इज स्टैंडिंग देयर, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन भरना था और मैंने भर दिया, क्या भर दिया? हु, ठीक है बेटा, भर दिया। और बाकी सेंटेंस गोज लाइक दिस, राम हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय स्टूडेंट। मैंने कई जगह देखा है, ग्रामर पढ़ाते हैं, बस ऐसे रूल पढ़ा देते हैं और संज्ञा की डेफिनेशन बता देते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन बता देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। द बेस्ट वे टू, जैसे बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मैथ्स क्या है? टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ग्रामर क्या है? टू सॉल्व द सेंटेंस। कभी भी एग्जाम में थोड़ा ना कहेगा डिफाइन नाउन, डिफाइन प्रोनाउन। वो नाउन एंड प्रोनाउन की जो नॉलेज आप पढ़ा रहे हो वो सेंटेंस में आएगी, अप्लाई करना पड़ेगा। So best way to understand the grammar is to understand the sentence, to apply it in the sentence. Ram who is standing there is my student, वही सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को हम बार बार ले रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज छांटिए। आपने ये सेंटेंस तो कई बार कर लिया, तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, बता दिया मैंने। रिलेटिव क्लॉज यहाँ से लेके यहाँ तक है, मानते हो? ओके, इस रिलेटिव क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट का काम ये हु कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? राम। और आप ये भी जानते हो कि सब्जेक्ट जो होती है, जो वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, जो वर्ब जो होती है किसके अकॉर्डिंग चलती है? तो मेन मेन सेंटेंस में वर्ब क्या है? इज, ये सेंटेंस की मेन वर्ब है, ठीक है ना। मेन वर्ब जब जब मैं कह रहा हूं ना, तो ये मेन वर्ब वो वाला मेन वर्ब नहीं, कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वो वाली मेन वर्ब नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है, मेन वर्ब कहने का मतलब है मेन सेंटेंस की वर्ब, है ना। वो मेन वर्ब का मतलब आप उससे कनेक्ट मत कर लेना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वो वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये मेन सेंटेंस की वर्ब है, और ये सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है उसकी वर्ब है कि नहीं है? है कि नहीं है?
और दो वर्ब्स दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ब्स इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। भाई राम एक सब्जेक्ट, हु एक सब्जेक्ट, और इज एक वर्ब। अच्छा, अब जो जिसकी वर्ब हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, जो जिसकी वर्ब हो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो अगर राम को मैं राम एंड श्याम कह दूं, तो राम के अकॉर्डिंग ये वर्ब चल रही थी। देखो आप इस, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड का एक थोड़ा सा रोल इसमें भी है, बस वही है। अगर मैं इसको हटा दूं, लेट से इसको मैं हटा दूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम इज माई सेंटेंस, राम इज माई स्टूडेंट, ऐसे बोलूंगा। तो अगर मैं राम एंड श्याम कह दूं, तो इसकी जगह आर होगा, राम एंड श्याम आर माई स्टूडेंट्स। तो आप ये मानते हो कि ये जो इस वर्ब है इस एंटीसीडेंट के हिसाब से चल रही थी अब तक, है ना? मतलब ये मेन सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट यही था और सेंटेंस का मेन वर्ब यही थी, है ना? अब रिलेटिव क्लॉज के अंदर वाली वर्ब किससे चलेगी, सवाल है ये। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस टॉपिक। कि आप कह रहे हो सर कि रिलेटिव क्लॉज भी एक सेंटेंस है, तो उसके अंदर भी वर्ब होगी, उसके अंदर वर्ब होगी तो उसका सब्जेक्ट भी होगा। अब जब मैं यहां पे whom you gave या ऐसे लिख रहा हूं, whom you gave ऐसे लिख रहा हूं, तो इस वर्ब की सब्जेक्ट यू है, इस वर्ब की सब्जेक्ट यू है, तो उसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये वर्ब यू से चलेगी। ये वर्ब किससे चलेगी? यू से। ये प्लूरल तो वो भी प्लूरल, ये सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, उसके साथ से चलेगी। लेकिन जब केस सब्जेक्टिव फॉर्म वाला है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब हु जो है वो सब्जेक्ट, वो जो हु जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये कौन डिसाइड करेगा? समझ गए? नहीं समझे अभी भी? समझ गए? रिलेटिव क्लॉज के अंदर मैं एंटर हुआ, मैंने पूछा यहाँ पर वर्ब कौन है, इसने कहा मैं वर्ब हूं। आपका सब्जेक्ट कौन है? हु। तो आप हु के अकॉर्डिंग चलोगे। तो अगर हु सिंगुलर तो आप सिंगुलर, हु जैसे राम सिंगुलर तो वो वाला इस सिंगुलर, राम एंड श्याम प्लूरल तो वो इसका आर। तो रिलेटिव क्लॉज के अंदर भी कुछ ऐसा ही रूल फॉलो होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कि अगर ये हु सिंगुलर तो इज, और अगर ये हु प्लूरल तो आर। यस और नो? तो अब ये कौन बताएगा कि हु सिंगुलर होता है कि प्लूरल? ये कौन बताएगा? हु तो दोनों हो सकता है ना, हु तो दोनों हो सकता है। भाई मैं से भी कह सकता हूं कि हु इज स्टैंडिंग देयर, मैं से भी कह सकता हूं हु ऑल आर स्टैंडिंग देयर। तो हु तो सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। सो द रूल सेज दैट, ऊपर डायग्राम देखो, कि अगर रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है हु विच दैट की, तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही होगी। ये वर्ब भाई साहब एंटीसीडेंट के हिसाब से चलेगी। यानी कि ऐसे सेंटेंस में वो राम ही है जो दोनों वर्ब को डिसाइड कर रहा होगा, उस मेन वर्ब को भी डिसाइड कर रहा होगा। राम एंड श्याम का इसका आर उधर भी होगा, और राम एंड श्याम कर दूं ना तो हु के बाद भी इसकी जगह आर हो जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? देखो, राम हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई स्टूडेंट। सुनना माही, हमने इसमें क्या किया, हमने रिलेटिव क्लॉज अलग किया, यहां से लेके यहां तक कर दिया। ये मैंने रिलेटिव क्लॉज अलग कर दिया। तो ये जो सेंटेंस की मेन वर्ब है इज, वो मेन सब्जेक्ट के हिसाब से चल रही है ना बेटा? तो राम की जगह जैसे ही मैंने राम एंड श्याम किया, दो लोगों के बारे में बात करी, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो इसका आपने फटाफट से आर कर दिया। ये तो सेट हो गया मामला। लेकिन व्हाट अबाउट दिस इज, इस इसका क्या होगा? ये इस चलना था इस हु के हिसाब से, हु का पता ही नहीं चल रहा है कि सिंगुलर या प्लूरल। तो हु भी तो एंटीसीडेंट के हिसाब से चल रहा है, तो एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया ना, तो ये इस भी क्या हो जाएगा? आर। दैट मीन्स ये रिलेटिव क्लोज वाली वर्ब भी एंटीसीडेंट के हिसाब से ही चलानी है, अगर यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म है तो। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो होती है तो बीच में ऑलरेडी सब्जेक्ट बैठा हुआ होता है ना, तो वो डिसाइड कर लेगा ना भी सिंगुलर या प्लूरल। जब उसका धनिया आ गया तो हमको क्या लेना देना? समझ गए? मतलब उसका रखवाला ही आ गया, तो हम क्यों इंटरफेयर करें? हम इंटरफेयर कब करेंगे? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस वर्ब ना हो, यहाँ पे सब्जेक्ट ना हो, और हु या विच जो है खुद सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तब इसको डिसाइड करने के लिए हम एंटीसीडेंट की मदद लेंगे। दैट मीन्स राम एंड श्याम करते ये इसका भी आर हो जाएगा और ये इसका भी आर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ओके। सो नाउ देर आर थ्री सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आपको तीनों में सिलेक्ट करना है। बरो, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम, ये वो मैं हूं जिस पर ब्लेम लगना चाहिए, जिस पर ये इल्जाम लगना चाहिए। इट इज यू, वो तुम हो जिस पर ब्लेम लगना चाहिए। इट इज ही, वो है, कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही वो लड़का जिस पर ब्लेम लगना चाहिए। तीनों ही सेंटेंस में आपको हु के बाद वाली वर्ब डिसाइड करनी है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब डिसाइड करनी है। सो भरो, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर।
हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग भरो बेटा। वो मैं मानता हूं, देखो 95% या 99% तो वाइब्स के हिसाब से आप भर लेते हो, ये प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चों की। लेकिन अब जब तक रूल्स पूरे नहीं पड़े हुए तो कई बार वाइब्स के अपोजिट भी जाना पड़ता है ना, फीलिंग अच्छी नहीं आती बट भरना पड़ता है। ओके, तो रूल्स के अकॉर्डिंग भरो और आप सही भर रहे हो। यस, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो अगली वर्ब का कोई धनी नहीं है, ये खुद ही इसका धनी है, ये उसी का रखवाला है, तो ये खुद एंटीसीडेंट से चलता है, तो ये वर्ब भी एंटीसीडेंट से चलेगी। चेक करो, एंटीसीडेंट विल डिसाइड द वर्ब। सो आई के हिसाब से एम, यू के हिसाब से आर, एंड ही के हिसाब से इज। दीज आर द करेक्ट सेलेक्शंस। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज यू हु आर टू ब्लेम, इट इज ही हु इज टू ब्लेम। इज दिस थिंग करेक्ट, क्लियर टू यू? ओके, डन। तो रिलेट जो क्या कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अंदर भी इसका रोल रहता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का ये रोल आएगा, और रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे ना तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का ये रोल इसमें आएगा। तो इसको दोनों जगह पढ़ाना पड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये पढ़ाना पड़ता है, अब जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी वापस ही लेके आएंगे। ओके, डन यहाँ तक? ओके, चलिए, तो इस सेंटेंस में भर दीजिए फिर। ये तो इजी सेंटेंस थे ना। आपको ये बताना है कि ये करेक्ट, मतलब आपको सेलेक्ट करना है हैज या हैव। This is one of the greatest events that has happened this year. This is one of the greatest events that have happened this year. ठीक है, आपने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ा है, इसमें क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। आई यू श्योर? ठीक है, ओके, बोलो। अच्छा, हैज क्यों आना चाहिए? टेल मी, हैज क्यों आना चाहिए? वन ऑफ दी है तो हैज आएगा। अच्छा, इस रूल के हिसाब से पता, ये जो रूल क्या कहता है, एंटीसीडेंट विल डिसाइड द वर्ब। इवेंट्स आ रहा है तो इवेंट्स के हिसाब से तो हैव आना चाहिए, है ना? इवेंट्स के हिसाब से तो हैव आना। नहीं, इवेंट्स क्यों नहीं है? अच्छा, ग्रेटेस्ट इवेंट्स है तो ग्रेटेस्ट इवेंट्स भी प्लूरल है। अच्छा, आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स मान रहे हो, ऐसे मान रहे हो? ओके, सो इस सेंटेंस में करेक्ट ऑप्शन इज हैव। बट 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 अच्छा चलो, इसमें बताओ, फिर पूरा रूल बताते हैं। आपने जो पढ़ा है वो भी बताएंगे। राम इज वन ऑफ दोज बॉयज हु डैश एब्सेंट यस्टरडे। राम उन लड़कों में से एक लड़का है जो कि कल एब्सेंट। वो आना चाहिए। आपको क्या पता राम की बात है, बॉयज की बात भी तो हो सकती है। ओके, इसमें भी वर है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो तो सही। देखो, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स। ये इवेंट कोई इवेंट है, ये इवेंट उन सारे महान इवेंट में से एक है जो कि इस साल हुए हैं। तो इवेंट तो सारे ही हुए हैं इस साल। सो अगली चीज, रिलेटिव क्लॉज is giving information about all the events that have happened this year, not only about this one. सुनो ध्यान से, है ना? और चलो नीचे आओ। राम इज वन ऑफ दोज बॉयज, राम उन लड़कों में से एक लड़का है जो कल एब्सेंट थे। सो अगली बात तो उन सारे बॉयज के बारे में आ रही है, तो सारे बॉयज ही डिसाइड करेंगे अगली बात की वर्ब। बॉयज प्लूरल है, प्लूरल है तो कैसा आएगा? प्लूरल। अब आपने जो सेंटेंस पढ़ा था वो ये था, ओनली वन, ओनली वन। अब पढ़ो, ये ओनली लग के सेंटेंस की पूरी कहानी चेंज कर चुका है, ये ओनली वर्ड लग के। सुनना ध्यान से, ये उन सारे महान इवेंट्स में से केवल एक है जो इस साल हुए हैं, यानी कि अब इस साल केवल वो एक हुआ है, सारे नहीं हुए, सारे नहीं हुए हैं, इस साल केवल एक हुआ है। नाउ ओनली वन इज द एंटीसीडेंट एंड ही विल डिसाइड, मतलब इट विल डिसाइड द वर्ब। ओनली वन इज द एंटीसीडेंट एंड इट विल डिसाइड द वर्ब। इसके हिसाब से है से। अगर मैं ओनली हटा दूं तो ग्रेटेस्ट इवेंट्स जो हैं वो एंटीसीडेंट बन रहे हैं, दोस्त बॉयज हैं वो एंटीसीडेंट बन रहे हैं। ओनली लगा दूं तो बेटा ओनली वन, ओनली वन ये जो लगा हुआ है ना, ये एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। तो आपने ओनली के साथ में सेंटेंस पढ़ा है, आई एम श्योर, आप जाके बुक में चेक करो। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया ना? सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ नहीं है? देखो, एक सेंटेंस में बोलता हूं, मैं सेंटेंस लिखता हूं, देखो, मैं अगर लिखता हूं दिस इज, दिस इज, या इट इज, दिस इज वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट नॉवेल्स, ग्रेटेस्ट नॉवेल्स। अच्छा ये तो आप डिसाइड कर पाए, देखो सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से दैट भरा है उसने, है ना, तो पुराने रूल भी याद रखने। ग्रेटेस्ट नॉवेल्स तो हु या विच नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो दैट ही आएगा, 9 साल का एक वर्ड है, है ना, दैट। अब आपको भरना है इज या आर, इन डिमांड नाउ ए डेज, इन डिमांड नाउ ए डेज। सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ये उन सारे महान नॉवेल्स में से एक हैं जो अभी डिमांड में है। तो डिमांड में सारे हैं या वो एक है, ये सोचो। सारे 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 डिमांड में है, टोटल आर इन डिमांड, उसमें से एक टिक किया कि ये लो सारे डिमांड के नॉवेल्स, इसमें से एक मैंने पिक कर दिया। तो इस बार एंटीसीडेंट कौन बनेगा, मतलब इस दैट, ये जो दैट है ये किसकी जानकारी दे रहा है, ये इस पूरे सारे ग्रेटेस्ट, अगली बात जो है पूरे ग्रेटेस्ट नॉवेल्स के बारे में कही गई है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, दैट आर इन डिमांड्स। और जैसे ही मैं ओनली वन लगा दूं तो अब सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग चेंज हो गया, है ना। ये उन सारे नॉवेल्स में से सिर्फ एक है, सिर्फ एक है जो अभी डिमांड में, यानी कि है तो सारे महान नॉवेल्स मानता हूं, डिमांड में अकेला यही है। सो अब की बार ओनली वन विल एक्ट एज एंटीसीडेंट, एंड इसके हिसाब से दैट के साथ में इस भरा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप ये रूल मत याद कर लेना कि ओनली लगते ही सिंगुलर। अब आप ये रूल मत याद कर लेना कि ओनली लगते ही, चलो आपसे पूछते हैं, आपसे पूछता हूं, देखें, जब ओनली नहीं लगा हुआ हो तब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, 4 देते हैं वैसे, पर मैं 3 ही दे रहा हूं, थोड़ी कंजूसी कर रहा हूं। ये 3 भी आते हैं। हमारा पेन को क्या हुआ, 1 मिनट। नहीं चला अभी भी, चल गया, यस। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे ओनली नहीं, अभी ओनली नहीं लगा हुआ है ना, ओनली नहीं लगा हुआ इन दोनों सेंटेंस में, या कोई भी एक सेंटेंस कंसीडर कर लो इनमें से, पहला वाला कंसीडर कर लो, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस है, कोई भी, चलो इन दोनों को तो आपको आंसर पता है, तो आप फिर उससे प्रभावित रहोगे कि हमको आंसर पता है ना। आप ऐसे मानो कि वन ऑफ समथिंग, वन ऑफ कोई नाउन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इवेंट्स नाउन था, यहाँ वॉइस नाउन थे, इस टाइप का फ्रेज है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट जो भी भरा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन भरा हुआ है, आरपी, और उसके बाद में वर्ब भरी हुई है ना, वर्ब भरी हुई है। तो अब मैंने वन ऑफ लगाया है, ओनली वन नहीं लगाया बेटा, वन ऑफ लगाया है। तो ये वर्ब कैसी होगी, ऑप्शन नंबर 1 फिक्स है, सिंगुलर होगी, फिक्स है। ऑप्शन नंबर 2 फिक्स है, प्लूरल होगी। और ऑप्शन नंबर 3 डिपेंड करता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, कुछ और बात पे भी डिपेंड्स। देखो सिंगुलर हो गया, अरे वन ऑफ में अभी अभी कहाँ सिंगुलर हुई, सिंगुलर ये वाला ऑप्शन तो आपको आंसर टिक कर ही नहीं सकते बेटा, अभी 2 एग्जांपल्स में आप प्लूरल टिक कर रहे हो। ये वन ऑफ कोई नाउन आ रहा है, ये वन ऑफ कोई नाउन आ रहा है, और ग्रेटेस्ट इवेंट्स के हिसाब से आप हैव टिक कर रहे हो, दोस्त बॉयज के हिसाब से, तो हमेशा सिंगुलर होगी, ये ऑप्शन तो गलत है ना। ऑप्शन तो 2 ही बचे प्रैक्टिकली आपके पास, या तो हमेशा प्लूरल, क्योंकि 2 ऑप्शन में प्लूरल सेलेक्ट हुआ है, या फिर डिपेंड्स। ओके टेल मी, प्लूरल, डिपेंड्स। तो आपको ऐसा सेंटेंस बोल के बताओ, टूटा फूटा बोल के बताओ जिसमें ये सिंगुलर हो जाए, मतलब इसी में चलो चेंजेस करके बता दो, ऐसा इसी में कुछ चेंजेस करो ताकि ये हैव की जगह हैज भरने में आ जाए और वर्क की जगह वॉस पर। क्या, 1 मिनट, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा ना सिंगुलर प्लूरल होता है, उससे पिछला एंटीसीडेंट, तो इसको मैं सिंगुलर कर दूं, इसको सिंगुलर कर दूं, तो बेटा वो रूल टूट गया कि वन ऑफ के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, आप थे भी उस क्लास में, मुझे ध्यान है। बोतों में से चीज एक होती है, एक में से एक कैसे होगी, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा, तो ये सिंगुलर हो नहीं सकता, ये हमेशा प्लूरल रहेगा। सो द वर्ब विल ऑलवेज रिमेन प्लूरल। तो यू कैन डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर केवल वन ऑफ वाला चीज, वन ऑफ वाली चीज है, ओनली वन नहीं लगा हुआ, क्या नहीं लगा हुआ, ओनली नहीं लगा हुआ, वन ऑफ वाली चीज लगी हुई है, आंख बंद करके वर्ब प्लूरल आएगी, हमेशा आएगी, अभी इन 2 में भी आ रही है, हमेशा ही आएगी, क्योंकि वो सिंगुलर होने से रहा, तो ये प्लूरल रहेगा, तो यही तो डिसाइड करेगा वर्ब को, तो प्लूरल ही आएगी। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अब की बार मैंने यहाँ पे ओनली लगा दिया, एंड द क्वेश्चन गोस
सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, वर्ब हमेशा सिंगुलर, हमेशा प्लूरल, या डिपेंड करता है? ओके, बोलो कोनिका, अब क्या कहता है आपका दिमाग? यस, बोलो नितिशा, अब क्या आएगी? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज प्लूरल, या अभी भी डिपेंड करता है? ऑलवेज सिंगुलर, रूल के अकॉर्डिंग ऑलवेज सिंगुलर। हाँ माही, कोनिका, सिंगुलर क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा सिंगुलर आएगी? सेंटेंस मतलब आपके हिसाब से आप इसलिए सिंगुलर कह रहे हो क्योंकि जब मैं ओनली वन लगा देता हूं, जब मैं ओनली वर्ड लगा देता हूं, तो ये जो फ्रेज है ये डिसाइड करता है वर्ब को, तो ये तो सिंगुलर है, ये लो इसको प्लूरल कर देते हैं। मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि ओनली वन ही आएगा, मैंने तो ऐसे कहा ओनली वर्ड लिखा हुआ आएगा। क्यों 10? अब प्लूरल होगा ना। अरे आप समझे ही नहीं, मेरी बात सुनो, ये उन सारे ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से दो नॉवेल्स हैं, अब की बार एक नहीं है, तो वो दो नॉवेल्स डिमांड में है आएगा, बिंदु लगेगी, है नहीं आएगा। ये दो नॉवेल्स अच्छा कर रहे हैं आएगा, ऐसे नहीं आएगा कर रहा है। मैंने तो ओनली वर्ड लगाने की बात कही थी कि ओनली वर्ड लगा हुआ है, तो अब ये ओनली वर्ड के साथ जो भी लगा हुआ है ये एंटीसीडेंट है। अब आप इसको देख लो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। ओनली वन है जब तक वो सिंगुलर है, बट ये ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फाइव भी तो हो सकते हैं। ये इन सारे इवेंट्स में से दो इवेंट्स उठा भी तो सकता हूं कि जो इस साल हुए हैं, जरूरी थोड़ा नहीं एक ही इवेंट उठाऊं, टिक मैं करूं। तो फिर ओनली किसके लिए आएगा? ओनली ऑफ कैसे होगा? ओनली इज ऑल्सो ए प्रोनाउन, तो वो भी तो उसके, ओनली इज एन एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो वो भी तो उसके लिए आएगा। भाई ओनली इज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वो भी तो नाउन के लिए आएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो नाउन तो आएगा ना उसके बाद, भाई कुछ चीज तो आएगी भाई सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करने वाली, तो इसका आंसर आएगा डिपेंड, इसका आंसर आएगा डिपेंड। समझ गए? सो दैट इज इट। अगर कोई सेंटेंस बचता है तो ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन सेंटेंस मैंने आपको लिखवा के ही कर दिया, दिस इज द ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स। तो देखो, वन आ रहा है, नो साला वाला वर्ड है, नहीं ओनली आ रहा है, ओनली में नो साला वाला वर्ड है, तो दैट आया है ना, वो रूल भी फॉलो हो रहा है। उसके बाद फिर अब ओनली वन विल एक्ट एज एंटीसीडेंट, एंड इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? इस आ जाएगा। लेकिन अगर कल को मैं ओनली टू कर दूं तो फिर वापस आर हो सकता है। ठीक है बेटा, वन से टू होते ही इसका आर हो जाएगा ना, डिपेंड करता है मतलब ओनली के आगे क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है का अगर ओनली वर्ड है तो। नौ साला में, नौ साला में ओनली भी था ना। हाँ, अगर वो ये भरवा रहा है तो आपको फिर वो रूल फॉलो करना है, इसने ऑलरेडी भर के दिया है तो वो दैट ही भर के देगा, अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेगा तो वो खुद तो करेक्ट करके ही देगा ना। ठीक है, डन। सो मेरे हिसाब से कंप्लीट है टॉपिक, फिर भी देख लेते हैं अगर कुछ अगली स्लाइड में बचा है तो ना। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो आप इस टॉपिक में हम कवर नहीं करेंगे। सो दैट इज इट, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जितना आपको जानना चाहिए up to the entrance level exams, even you can fight your cat exams also using this knowledge of relative pronoun। अगर cat exam में भी relative pronoun का थोड़ा सा भी पार्ट है ना, आई गारंटी 100% श्योर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। इंग्लिश का पेपर होता है तगड़ा वाला होता है ना, तो उसमें भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन सिलेबस में, आई डू नॉट नो द सिलेबस बिकॉज मैंने 2010 में दिया था, तो मुझे एक्चुअली सिलेबस याद नहीं है, बट अगर सिलेबस में है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और आपके 10th लेवल पे तो बाहर जा ही नहीं सकता। सॉल्व योर एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कम टू मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। Okay, we will decide. One second. So you like these classes, seems, right? कुछ नहीं आता, okay. Okay. मॉर्निंग में आ जाओगे आप लोग? पोस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। क्या हुआ? बंद नहीं हो रही मीटिंग? जाना नहीं?